हेलो बेटा। भाई कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक होंगे, उम्मीद है मुझे कि सब लोग ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे अपने घरों में, है ना। बेटा अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखो, है ना। मेन अभी स्वास्थ्य है बेटा, स्वास्थ्य है और पढ़ाई है। पढ़ाई पर ध्यान रखो और स्वास्थ्य का ध्यान रखो, है ना। बहुत भयंकर चीज़ें नहीं करनी, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। मैंने हर वीडियो में बोला है कि भाई अपना ध्यान रखो, है ना। लोग बड़े केयरलेस हो गए हैं भाई, ये तो ठीक बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है ना। अपना ध्यान रखना है भाई, तुम्हारा ध्यान रखने के कोई बात थोड़ी आएगा, है ना। तो ये करना है बेटा, रिस्पॉन्सिबल बनना है थोड़ा, है ना भाई। हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं हम, है ना। तो वैसे बिहेव करना चाहिए। खैर बेटा, आज का जो वीडियो है, आज की वीडियो में क्या है भैया? आज के वीडियो में है आपका 12th मैथमेटिक्स का और 12th CBSE NCERT ट्वेल्थ CBSE NCERT का जो पहला चैप्टर है हमारा, उसकी एक्सरसाइज है तुम्हारी 1.2 कंप्लीट एक्सरसाइज है। ठीक, तो ढंग से इसको देखो, कॉपी पेन लेके बैठो। और भाई एक और बात है भाई, बच्चे लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं भाई आप लोग, है ना। तो बेटा सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब का पैसा थोड़ी लगता है ना। सब्सक्राइब कर लो, उससे ये लगता है, मेरे को ये लगता है कि हाँ चलो यार सब्सक्राइब करा हुआ है, चलो इतने सब्सक्राइब हो रहे हैं, इतने बच्चे देख रहे हैं तो बनाओ भाई, है ना। आदमी इंस्पायर होता रहता है। अब हो क्या रहा, ऐड वगैरह आ रहे हैं, है ना, चैनल पे ऐड आने शुरू हो गए, लेकिन सब्सक्राइब है ही नहीं, तो सब ऐसे चल रहा है ना। तो चलो कॉपी पेन लेके बैठो और शुरू करते हैं बेटा, चलो। देखो बेटा क्या है हमारे पास कहानी। अब हम एक्सरसाइज पे आ रहे हैं बेटा, ठीक है। इससे पिछले वाला जो वीडियो है उसमें तुमने ये देखा होगा कि हमारी कैसी अप्रोच रहती है इसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो देखो भैया, ये है हमारे पास पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखो पहले क्वेश्चन में क्या कहता है, पहले क्वेश्चन में कहता है कि शो दैट द फंक्शन, कोई फंक्शन है जो आर स्टार से आर स्टार में है, ठीक है, डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू 1/x इज 1 ऑन 2। हमने ये दिखाना है कि जो फंक्शन है ये 1 भी है और ऑन 2 भी है, ठीक है। अच्छा, जहाँ आर के बारे में बता रहा है, वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो, यानी कि आर स्टार में सब कुछ है लेकिन जीरो नहीं है, ठीक है, नॉन जीरो रियल नंबर। अच्छा, आगे एक एडिशनल क्वेश्चन और पूछ रहा है, कहता है इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन, यानी कि डोमेन ये होता है ना, तो डोमेन को अगर हम एन से रिप्लेस करते हैं तो क्या ये रिलेशन ट्रू आएगा, है ना, विद कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है, देखो फटाफट आगे बढ़ो भाई। भैया देखो मैंने पहले भी कहा है कॉपी पेन लेके बैठा करो बेटा, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखो कि हमारे पास इसको लिखने का एक पैटर्न है, वो पैटर्न थोड़ा ध्यान रखो। देखो रिलेशन का लिखने का एक पैटर्न था, मैंने तुम्हें बताया था वीडियो में, वैसे ही फंक्शन को लिखने का भी एक पैटर्न है। देखो क्या है पैटर्न, पैटर्न ये है कि सबसे पहले आप फंक्शन को लिखिए और डोमेन को डोमेन वाला फंक्शन के फॉर्म में लिखिए। तो देखो ये दे रखा उसने, ये दिख रहा है, तो आर स्टार से आर स्टार, इसको कहते हैं फंक्शन सच दैट आर स्टार टू आर स्टार, ठीक है। ये हमारा डोमेन होता है और ये हमारा कोडोमेन होता है। अच्छा, डिफाइंड कैसे डिफाइंड कर रखा है, डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू, उसने 1/x कहा, ठीक, ऐसा डिफाइंड है। तो ये सारा का सारा तो तुम्हारे पास क्वेश्चन में दे रखा होगा। अब हमने स्टार्ट कैसे करना है, लिखने की हमारी लैंग्वेज कैसे रहेगी, हमारी कैसी अप्रोच रहेगी, कैसा तरीका रहेगा, वो देख लो। देखो सबसे पहले हम लिखने का इसमें है भाई, CBSE वालों को तो बिल्कुल हलवा चाहिए। अब CBSE वाले बच्चे तो ऐसे हैं तो लिखने में ऐसा बिल्कुल वो कतराते हैं कि अरे बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई बहुत भयंकर कथा थोड़ी लिखनी है, एक एक लाइनें लिखनी है। देखो क्या लिखना है, लेट एक्स, और ये कॉमन लाइन है, हर क्वेश्चन में आएगी, ठीक है। लेट x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन such that fx1 is equal to a और fx2 is equal to a, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि fx1 बराबर हो गया fx2 के, ठीक है। इसकी मैंने कथा तुम्हें सुना दी थी, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, इसका मतलब मैंने तुम्हें सुना दिया था, है ना। चलो फिर भी तुम्हें समझाने के लिए यहाँ पे बगल में लिख देता हूँ। देखो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ x1 है और यहाँ x2 है, हम कह रहे हैं भाई x1 और x2 डोमेन में रहते हैं, और कैसे रहते हैं कि x1 का फ्रेंड भी a है, x1 का फ्रेंड भी a है और x2 का फ्रेंड भी a है। तो कायदे से देखा जाए तो ये तो कहीं से भी 1 1 नहीं लग रहा,
वो तो साथ साथ कह रहा चिल्ला चिल्ला के कि 1 1 दिखाइए, और तुम कुछ और बात कर रहे हो। तो बेटा इसमें हमारी अप्रोच ऐसी ही रहती है, हम जानबूझ के उसको मैनी 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर इस सिस्टम को अगर मुझे 1 1 बनाना है तो मैंने तुम्हें बताया था एक ही तरीका है, इन दोनों को हम इक्वल प्रूफ कर दें। जैसे ही ये इक्वल प्रूफ हो जाएंगे तो सेट के रूल के हिसाब से एक को क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा, तो फिर एक बाहर हो जाएगा तो एक ही रहेगा, तो हो गया ना, देखो 1 1, अब तो हो गया 1 1, समझ में आ गई बात। तो भाई जरा ध्यान से देखो, ये हमने कॉमन लाइन है, तो जो हमने यहाँ पे कथा सुनाई है वो कथा का मतलब मैंने तुम्हें यहाँ पे समझा दिया कि हमने क्या कथा लिखी है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो बेटा, fx1, अरे भाई fx1 की वैल्यू यहाँ से निकाल दो ना, fx अगर ये हो सकता है तो fx1 क्या होगा, 1/x1 होगा, fx2 क्या होगा, 1/x2 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो x2 इज इक्वल टू x1 आ जाएगा। तो देखो दोनों बराबर आ गए, और दोनों का बराबर आने का मतलब ये होता है कि ये दोनों के दोनों अब नहीं रहेंगे इस ग्रुप में, अब किसी एक को बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि सेट का रूल है भाई दोनों सेम चीज़ें नहीं रह सकती हैं, है ना, दोनों इक्वल चीज़ें, ये भी 4 और ये भी 4, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों 4 हों और यहाँ रहते हों। सेट तो कहता है कि भाई रिपीटिशन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, तो किसी एक को बाहर करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो इन दोनों को 1 1, इन दोनों का इक्वल आने का मतलब है कि f इज 1 1, ठीक हो गई यहाँ तक बात। अच्छा अब आओ भैया दूसरे वाले पे, ये तो 1 1 की कहानी थी। अब आओ ऑन टू पर। ऑन टू में हमारी अप्रोच कैसे रहती है, देखो ऑन टू में हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन सच दैट fx इज इक्वल टू y, बट fx इज इक्वल टू, अरे भाई fx तो कुछ और के इक्वल था, fx देखो ना, fx तो हमारे पास 1/x था, तो यहाँ पर आएगा तुम्हारे पास 1/x, यानी कि हमारी हमेशा जो रेड पेन से लिखा है ना, हमारी अप्रोच यही रहेगी। हम क्या कहेंगे, देखो यहाँ पर हमने क्या कहा, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, हमने जो कहा, जो कथा यहाँ पे सुनाई उसका मतलब समझा देता हूँ। हमने क्या कहा, हमने कहा y कहाँ रहता है, कोडोमेन में रहता है, ठीक है, और x की फ्रेंडशिप y से है, x की फ्रेंडशिप किससे है, y की, ये कहा हमने, ठीक है। हमने कहा y कोई जना है जो कि यहाँ रहता है और उसकी फ्रेंडशिप x से है, यानी कि x और y आपस में फ्रेंड है, ठीक है, ये कहा हमने। और फिर हमने उसके बाद कहा कि भाई fx तो 1/x था। अब जरा इस लाइन को जो तुमने सपोज करी, यानी कि जो फंक्शन तुमने सपोज करा और जो ओरिजिनल फंक्शन है, उस दोनों फंक्शनों को देखो, यहाँ भी fx है, यहाँ भी fx है, तो इसका मतलब तो ये हुआ भाई कि इसको और इसको बराबर ले सकते हैं हम, ठीक है। तो देखो आगे, देखो भाई आगे ये सपोज करा था ना हमने, ठीक है, ये आ गया, तो भाई इसका मतलब हम ये लगा रहे हैं कि fx इसके बराबर है और fx यहाँ इसके बराबर है, तो इसका मतलब अगर ये दोनों के दोनों बराबर हैं तो इन दोनों को भी हम इक्वल रख सकते हैं, यानी कि y इज इक्वल टू 1/x लिख सकते हैं। अच्छा ये जो सिस्टम तुम्हारे पास आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो x की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, ये आएगा y(x इज इक्वल टू 1), तो x इज इक्वल टू 1/y आ जाएगा, ठीक है। अब जरा वो फंक्शन लिखो जो तुमने सपोज करा था, तुमने देखो ये वाला फंक्शन सपोज करा है, ये वाला, ये तो ओरिजिनल फंक्शन है, तो दे रखा था उसने, ये वाला फंक्शन तुमने सपोज करा था। इस फंक्शन को लिखो fx इज इक्वल टू y, यहाँ पर x की वैल्यू डाल दो 1/y इज इक्वल टू y, ठीक है, y अपनी जगह वैसे रहेगा और x की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर कहो, देखो ये भी कॉमन लाइन है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन, ये वाला जो y है वो कहाँ रहता है, कोडोमेन में रहता है, और 1/y कहाँ रहता है, डोमेन में रहता है, ठीक है, ये वाला कोडोमेन में रहता है, और यहाँ पर जो चीज़ रहती है वो कहाँ रहती है, डोमेन में रहती है। अब तुम जो कह रहे हो, तुमने वो बात चेक करनी है, तुम जो कह रहे हो उस बात को यहाँ पर देख लो, तुम क्या कह रहे हो, ये था तुम्हारे पास डोमेन और ये था कोडोमेन। तुम कह रहे हो कि कोडोमेन के सारे वाई, कोडोमेन के जो एलिमेंट होते हैं ना उनको हम वाई से दिखा रहे हैं यहाँ, तो तुम कह रहे हो कि कोडोमेन के सारे वाई, यानी कि इसके कोडोमेन के कोई एक आध वाई की बात नहीं कर रहे हो तुम, कोई एक आध एलिमेंट की बात नहीं कर रहे, तुम इसके सारे एलिमेंटों की बात कर रहे हो। तुम कह रहे हो कि इसके सारे एलिमेंटों के लिए 1/y टाइप का नंबर डोमेन में होगा। तो ये बात हमने चेक करनी कि क्या ये बात सबके लिए ट्रू है, ठीक है। अब जरा समझने वाली बात ये थी, देखो जरा ध्यान से, कि यहाँ का मैंने सपोज कर लो हमारे पास मान लो मैंने y की वैल्यू थोड़ी देर के लिए यहाँ पे क्या ले ली, 3 ले ली,
तो यहाँ पर अगर मैंने 3 ले ली है वैल्यू, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। तो 1/3 मुझे चेक करनी है कि 1/3 डोमेन में होगी। अरे भाई बिल्कुल होगी यहाँ पर, क्योंकि ये तो किसका है, आर स्टार में है। यहाँ तो आर स्टार में तो 1/3 तो होगा यहाँ। अच्छा, अगर यहाँ मैं y की वैल्यू मान लो -1/2 ले लूँ, y की वैल्यू मैंने क्या ले ली, -1/2। तो y की वैल्यू मैंने क्या ले ली है, -1/2 ले लिया। तो 1/2 यहाँ पर रखो जरा, तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/-1/2। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर चल जाएगा तो -2 आ जाएगा। ठीक है, अब -2 डोमेन में होगा कि नहीं होगा, अरे भाई बिल्कुल होगा। क्यों होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आर में तो सब कुछ होता है, तो -2 भी होगा यहाँ। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ के सारे वाइयों के लिए, यहाँ के सारे वाई के लिए 1/y टाइप का नंबर डोमेन में है। इसका मतलब ये जो बात हम कह रहे हैं वो ट्रू बात है। ठीक है, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, f इज ऑन टू। तो साफ साफ बात हो गई भाई कि इसका मतलब यहाँ का कोई जना खाली है ही नहीं। यहाँ के सारे जनों के लिए, यहाँ के सारे जनों के लिए 1/y टाइप का नंबर डोमेन में है। तुमने खुद देख लिया अपनी आंखों से। इसका मतलब फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। अच्छा, इसमें मैं जो अपना थोड़ा सा अपना जो स्टाइल दिखा रहा हूँ तुम्हें, और अपना जो अलग से तरीका समझा रहा हूँ, वो ये समझा रहा हूँ कि तुम वहाँ पेपरों में ये मत चेक करते रहना कि भाई सारे के सारे एलिमेंट डोमेन में होंगे कि नहीं होंगे, ये चेक मत कर देना है। क्यों नहीं करना, देखो मास्टर स्ट्रोक ये देखो कि भैया उसने शो दैट कहा था, उसने कहा था कि शो दैट द फंक्शन इज 1/2। तो साफ कह रहा है कि फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू होगा। ऑन टू होने का मतलब है कि सारे के सारे एलिमेंट डोमेन में होंगे। तो ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें कि यार y की कुछ वैल्यू को लेके तुम्हें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, y की सारी वैल्यू के लिए 1/y डोमेन में होगा। ठीक, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। अब आते हैं उसके एडिशनल क्वेश्चन पर। उसने कहा था कि फंक्शन में अगर हम डोमेन को n से रिप्लेस कर दें और कोडोमेन को r* ही रहने दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या जो रिजल्ट है वो सेम रहेगा। अरे भाई खुद देखो, कोई परेशानी नहीं है इसमें, खुद देख लो, कोई परेशानी नहीं है। देखो हम क्या करेंगे, देखो बेटा वही अप्रोच जैसा है ही भाई हमारे पास। तो फंक्शन हमारे पास कैसा था, 1/x था। ठीक है, तो वही हमारी कहानी। देखो जो कॉमन लाइन है वो रेड पेन से लिख रहा हूँ, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट fx1 इज इक्वल टू a, fx2 इज इक्वल टू a। ठीक है, हो गई बात। इसका मतलब ये हुआ कि fx1 इज इक्वल टू हो गया fx2 के। ठीक है, हो गई यहाँ तक बात। अब अगर fx1 की वैल्यू निकालें तो जरा ध्यान से देखो, यहीं पे देख लो। देखो fx1 की अगर मैं वैल्यू निकालूँ ना, तो fx1 भाई fx ये है, तो fx1 की वैल्यू क्या होगी, 1/x1 होगी, और fx2 की वैल्यू क्या होगी, 1/x2 होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 इज इक्वल टू x1 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, f इज 1/1। ठीक है, ये दोनों का बराबर आने का मतलब है कि 1/1 है। अच्छा, ऑन टू के लिए हमारी अप्रोच कैसे रहेगी भाई, देखो ऑन टू के लिए हमारी अप्रोच ऐसे रहेगी कि लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन, वही कॉमन लाइन, सच दैट fx इज इक्वल टू y। ये तो तुमने लिखना ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद तुमने लिखना है कि बट fx किसके बराबर था, 1/x के बराबर था। ठीक है, ये फंक्शन तुमने सपोज करा और ये फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन था, तो इन दोनों को इक्वल रख दो। तो y इज इक्वल टू 1/x, x की वैल्यू अगर निकालें तो x इज इक्वल टू 1/y आ जाएगा, ये यहाँ चल जाएगा, ये इसकी जगह आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब वो फंक्शन लिखो जो तुमने सपोज करा था। देखो ये सपोज करा है हमने, तो fx इज इक्वल टू y, यहाँ पर x की वैल्यू डालो। x की वैल्यू क्या है तुम्हारी, 1/y इज इक्वल टू y। और जब यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद आना, उसके बाद इसको कहो ये जो है ये कहाँ रहता है, कोडोमेन में रहता है ना। तो कहो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन, हर एक y जो कि कहाँ रहता है, कोडोमेन में रहता है, उसके लिए 1/y, हर एक y जो कि कोडोमेन में रहता है उसके लिए 1/y टाइप का जो नंबर है वो डोमेन में होगा कि नहीं होगा। ये बात हमने यहाँ पर चेक करके बतानी है कि क्या ये बात सच है कि नहीं है। देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूँ।
देखो मेरा काम तुम्हें रटाना नहीं है बेटा, मेरा काम तुम्हें समझाना है ताकि तुम खुद लड़ सको, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, ये इस बार n हो गया था, तुम्हें ध्यान होगा, ये हमारे पास n हो गया था इस बार, ठीक है, ये n हो गया है इस बार, और ये r स्टार ये है, ठीक है, तो ये है r स्टार, ठीक। अब तुम कह रहे हो ये है, ये होता है कोडोमेन, ये कौन होता है, कोडोमेन, और ये कौन होता है, डोमेन होता है, ठीक। तुम जो बात कह रहे हो उसको मैं थोड़ा किसी और अंदाज में समझाता हूँ तुम्हें। ये कोडोमेन है ना, तो थोड़ी देर के लिए इसको कनाडा मान लो, C4 कनाडा, और ये D है, डोमेन है, तो इसको थोड़ी देर के लिए देहरादून मान लो। ये कौन है, ये हो गया कनाडा, और ये थोड़ी देर के लिए कौन हो गया, देहरादून हो गया, ठीक। अब तुम जो बात यहाँ पर कह रहे हो, थोड़ा उस बात को समझो। तुम ये कह रहे हो कि कनाडा, ये कनाडा है, इसको कोडोमेन मत देखो, इसको देखो कनाडा। तुम कह रहे हो कि कनाडा के हर एक लड़के के लिए, इसको लड़का मान लो थोड़ी देर के लिए, तो तुम कह रहे हो कि फॉर एवरी बॉय, जो कि कहाँ रहता है, कनाडा में रहता है, यानी कि कनाडा के हर एक लड़के के लिए, हर एक लड़के के लिए, इसका मतलब होता है फॉर एवरी, है ना, इसका मतलब क्या होता है, फॉर एवरी, यानी कि प्रत्येक, प्रत्येक के लिए, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। अच्छा तुम कह रहे हो कि हर एक लड़का जो कि कनाडा में रहता है उसके लिए लड़की, ये लड़की है, उसके लिए लड़की कहाँ होगी, देहरादून में होगी, तुम ये कह रहे हो। तो हमने ये चेक करना है कि क्या यहाँ के हर एक लड़के के लिए यहाँ लड़की है कि नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ का कोई लड़का ले लिया, 4 ले लिया, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 4 ले लिया है तो यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। तो अब ये देखो कि 1/4 तुम्हारी बन गई लड़की, तो 1/4 यहाँ होगी कि नहीं होगी, ये पता लगा लो। अरे भाई अगर यहाँ 4 है तो यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, और 1/4 टाइप का जो नंबर है वो तुमने चेक करना है कि 1/4 टाइप का नंबर डोमेन में होगा कि नहीं होगा। तो बताओ होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अपॉन में नंबर होते ही नहीं है बेटा, ये तो नेचुरल नंबर है। समझ में आ गई बात, यहाँ नेचुरल नंबर में अपॉन में नंबर होते नहीं, यहाँ तो 2 होंगे, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इस टाइप के नंबर होते हैं, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ का कोई और लड़का ले लेता हूँ, मान लो मैंने यहाँ का 5 ले लिया, तो 5 अगर मैंने यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पर हो जाएगा 1/5, तो 1/5 बिलोंग्स टू डोमेन। बोलो क्या ये बात ट्रू है, 1/5 टाइप का जो नंबर है वो डोमेन में होगा, 1/5 टाइप की जो लड़की है वो देहरादून में होगी, नहीं होगी, क्योंकि 1/5 टाइप की लड़कियाँ रहती ही नहीं है भाई, समझ में आया, नेचुरल नंबर है, यहाँ रहती नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ के लड़कों के लिए यहाँ लड़कियाँ है ही नहीं, हो समझ में आया, बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ के तो बहुत सारे लड़के खाली हैं, समझ में आया। तो इसका मतलब 7 है कि ये कैसा है, अरे भाई ये ऑन टू नहीं है, तो देयरफॉर इसको कैंसिल कर दो, यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि y बिलोंग्स टू कोडोमेन, यानी कि y कहाँ है, कोडोमेन में रहता है, तो 1/y डोमेन में है ही नहीं, ठीक है। तो देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, f क्या है, ऑन टू नहीं है, ये हमारी अप्रोच रहती है बेटा, ठीक है। हेलो बेटा, क्या हाल है भाई आप सबके, है ना भाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में भाई स्वस्थ रहिए, है ना बेटा। अभी तक हमारा यही हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्वस्थ रहना है, ये जो बीमारी है ना इससे बचना है, और बचने के लिए कोई बेटा बहुत बड़ा काम नहीं करना तुमने। अरे भाई थोड़ा सा ये है कि अपना मास्क पहनो, प्रॉपर जो अच्छा ढंग का मास्क है उसको पहनो, नाक को अपने ढक के रखो, और क्राउडेड एरिया में जाने से बचो, है ना। फिलहाल इतना ध्यान देना है, इसको कोई बहुत भयानक चीज़ नहीं है। और वैक्सीनेशन आ रहा है भाई, जैसे जैसे तुम्हारे उधर लग रहा होगा वैक्सीनेशन कर लो, है ना, ये करना है बेटा। इसमें बहुत कोई बहुत भयानक चीज़ नहीं है, बहुत भयानक काम थोड़ी है, ठीक है। तो भाई आज का जो हमारा है वीडियो का मामला, वो हमने एक क्वेश्चन करा था बेटा, फिर एक क्वेश्चन करने के बाद हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया था ना, तो फिर से सेकंड क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो अच्छा बेटा, देखो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है भाई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में हमारे पास भैया देखो 5 पार्ट हैं, ठीक है। ये है हमारे पास, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी, इन दोनों वर्ड का मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ, इसका मतलब और इसका मतलब क्या है वो मैं बताता हूँ अभी, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, तो वो चेक करने के लिए कह रहा है, ठीक है। अच्छा तो भाई पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट और ये 5वां पार्ट है, ठीक है। 5 पार्ट है हमारे पास। अच्छा देखो भाई मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ,
तो ये है बेटा, मैंने दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट लिख दिया है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि इंजेक्टिविटी क्या होती है और सर्जेक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। देखो, अरे भाई 1 1 को ही वो शॉर्ट में कभी कभी क्या कहता है, इंजेक्टिविटी कहता है, यानी कि 1 1 वाले फंक्शन का नाम इंजेक्टिविटी है और ऑन टू वाले फंक्शन का नाम क्या है, सर्जेक्टिविटी है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो देखो बेटा, ये शब्द भी तुम्हें पता होनी चाहिए, टर्म भी तुम्हें पता होनी चाहिए। जरूरी थोड़ी है कि वहाँ वो 1 1 ही डालेगा, हो सकता है भाई 1 1 की जगह वो इंजेक्टिविटी डाल दे और ऑन टू की जगह क्या डाल दे, सर्जेक्टिविटी डाल दे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। अच्छा भैया देखो, हमारे पास क्या है, फंक्शन हमारे पास n से n में है, यानी कि डोमेन ये है और कोडोमेन ये है, ठीक है। और फंक्शन डिफाइंड ऐसा है तो भैया जरा ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें बेटा एक बात कही थी, पिछले क्वेश्चन में कही थी, अगर तुम्हें ध्यान हो, मैं चलो दोबारा वो बात बता देता हूँ यहाँ पे, कि अगर फंक्शन r से r में है या फिर फंक्शन z से z में है या फिर फंक्शन q से q में है, देखो ये तीनों के तीनों जो है ना ये तीनों के तीनों ऐसे हमारे पास सेट हैं, ऐसा सेट है ये जिसमें कोई नंबर प्लस का भी मिल जाएगा और माइनस का भी मिल जाएगा, ठीक है। वैसी कहानी यहाँ है, यहाँ भी प्लस का भी मिल जाएगा और माइनस का भी मिल जाएगा, यानी 4 यहाँ प्लस का भी होगा माइनस का भी होगा, यहाँ भी 4 प्लस का भी होगा माइनस का भी होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई हमारे पास केस है और फंक्शन एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है, ऐसा आ रखा है या ऐसा आ रखा है और ऐसा आ रखा है, ऐसा कोई केस है और फंक्शन अगर स्क्वायर की फॉर्म में है तो हमेशा डिजिट का सहारा लिया जाता है। किसका सहारा लिया जाता है, डिजिट का सहारा लिया जाता है 1 1 के लिए, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो भाई, तुम्हारे पास क्या इनमें से कोई केस है, नहीं है, तुम्हारे पास तो n से n का केस है और फंक्शन तुम्हारे पास भले ही स्क्वायर में है लेकिन केस तो n से n का है ना। मान लो हमारे पास r से r का केस होता या z से z का केस होता है यहाँ पर, या q से q का केस होता है यहाँ पर और फंक्शन स्क्वायर में होता, तो हम 1 1 के लिए क्या कर रहे होते, डिजिट का सहारा ले रहे होते, ठीक है। तो फिलहाल हमें डिजिट का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, हम लिखेंगे लेट x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट, जो कॉमन लाइन है ये हमारी, सच दैट fx1 इज इक्वल टू a और fx2 इज इक्वल टू भी a, ठीक है। तो इन दोनों बातों से हमारा मतलब ये निकलता है कि अगर ये दोनों के दोनों a के बराबर हैं तो इसका मतलब दोनों भी बराबर है, fx1 इज इक्वल टू fx2। अब भैया जरा ध्यान से देखो, fx1 की वैल्यू निकालोगे, fx1 की वैल्यू यहाँ से निकालो ना, अगर fx ये हो सकता है तो fx1 क्या होगा इस हिसाब से, x1 का स्क्वायर, और fx2 क्या होगा, x2 का स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास क्या बच गया, x1 इज इक्वल टू x2, और ये आने का मतलब है कि f इज 1 1, ठीक है। या तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो कि f इज इंजेक्टिव, ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे कहो चाहे ऐसे कहो, ठीक है। ये हुई बात क्लियर। अब हमने इसको ऑन टू चेक करना है कि ऑन टू है कि नहीं है, तो भाई ऑन टू के लिए हम जैसे करते हैं, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन सच दैट fx इज इक्वल टू y, ठीक, fx इज इक्वल टू y। अब हम वो फंक्शन लिखते हैं जो हमारे पास गिवन था, तो गिवन हमारे पास fx इज इक्वल टू क्या था, x स्क्वायर था। अब जरा ध्यान से देखो भाई, fx इसके भी बराबर है और fx इसके भी बराबर है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये भी बराबर होंगे फिर तो, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसका मतलब ये निकाल रहे हैं कि y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। बेटा ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये बता रहा हूँ, ये सारा का सारा तुमने अपने कॉपी में नोट करना है, ठीक है, अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है तुमने ये, ठीक है। हाँ, इसको नहीं करोगे, ये तो थोड़ा सा समझा रहा था मैं, इसको नहीं करोगे, लेकिन बाकी सब कुछ अपनी फेयर कॉपी में नोट करोगे। अच्छा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे तुमने x की वैल्यू निकाल देनी है, किसी भी तरह x की वैल्यू निकाल दो, तो x की वैल्यू निकालने के लिए पावर हटाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब वो फंक्शन लिखो जो तुमने सपोज करा था, यही तो हमने सपोज करा था, यहाँ पर हमने यही तो सपोज करा अभी थोड़ी देर पहले कि fx इज इक्वल टू y, यही तो सपोज करा हमने, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू डाल दो, x की वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारी, रूट y इज इक्वल टू y। अब यहाँ पर वही अपनी वो फेमस लाइन लिखो जो हम लिखते ही हैं, हम क्या लिखते हैं, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर वो लाइन लिखो कि भाई फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन
रूट वाई बिलोंग्स टू डोमेन होगा कि नहीं होगा, हमने ये चेक करना है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो भैया है क्या कहानी। ये जो है y, इस y को हम कहते हैं कि ये y कहाँ है, कोडोमेन में है। हम कह रहे हैं कि y कहाँ है, कोडोमेन में। तो हमने ये चेक करना है कि अगर y कोडोमेन में है तो क्या अंडर रूट y डोमेन में होगा कि नहीं होगा। देखो जरा, अब जरा ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिगर का सहारा ले रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। ये है कोडोमेन, जिसको मैं कनाडा भी कहता हूँ, और ये देहरादून है। ये कनाडा, ये देहरादून। तो भाई y बिलोंग्स टू कोडोमेन, हमने कनाडा का कोई एलिमेंट ले लिया, मान लो मैंने 4 ले लिया। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि ये n का ग्रुप है और ये भी n का ग्रुप है, n का केस था हमारे पास। ठीक है, तो भाई ये हमारे पास 4 ले लिया मैंने, तो y मैंने क्या ले लिया, 4 ले लिया। y कहाँ रहता है, कोडोमेन में रहता है, तो y की वैल्यू मैंने फिलहाल 4 ले ली। तो 4 को मैं यहाँ पर रखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे चलो सॉल्व कर देता हूँ। 4 को मैं यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पर, तो ये आएगा 4, और 4 की वैल्यू क्या होती है, 2। तो भैया 2 तो यहाँ मिल जाएगा ना तुम्हें। 2 यहाँ मिलने में क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें, क्योंकि n का ग्रुप है ये, तो n में तो 2 होता ही है। तो अगर यहाँ 4 ले रहे हैं तो 4 के लिए यहाँ कोई फ्रेंड है जिसका नाम 2 है। ठीक, लेकिन सोचो अगर मैंने यहाँ 5 ले लिया तो क्या होगा। अगर मैंने यहाँ y की वैल्यू 5 ले ली है तो 5 मुझे यहाँ पर भी रखना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, √5। और √5 टाइप का कोई नंबर यहाँ होगा ही नहीं भैया, क्योंकि ये किसका ग्रुप है, n का ग्रुप है, यहाँ √5 होगा ही नहीं। इसका मतलब ये निकला कि y जो कि यहाँ रहते हैं उन सब वायों के लिए यहाँ फ्रेंड नहीं है। यहाँ के कुछ y हैं जिनके लिए यहाँ फ्रेंड है। जैसे 4 का फ्रेंड कौन है, 2 है। यहाँ अगर मैं 9 ले लेता तो 9 का फ्रेंड कौन आता, 3 आता, क्योंकि मैं यहाँ पे 9 लिख देता तो 9 की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। तो 9 का फ्रेंड कौन आता, 3 आता। 4 का फ्रेंड कौन आया, 2 आया। 16 का फ्रेंड कौन आता, 4 आता। लेकिन 5 का तो फ्रेंड ही नहीं है यहाँ, यानी कि 5 तो अकेला रह गया ना। तो अगर यहाँ कोई एलिमेंट खाली है तो उसका हम क्या मतलब निकालते हैं भाई, उसका मतलब तो हम यही निकालते हैं कि ऐसा है, क्योंकि ये जो बात है वो सारे के सारे y के लिए ट्रू नहीं है, ये कुछ ही y के लिए ट्रू है ना। यानी कि कुछ y जो कि कोडोमेन में है उनके लिए √y टाइप का नंबर डोमेन में है, सबके लिए नहीं है ऐसा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि f इज नॉट ऑन टू। ठीक हो गई बात भैया। अब जरा फटाफट बढ़ो आगे। बेटा देखो सेकंड पार्ट मैंने उसका यहाँ पे लिख दिया है f। अब देखो जरा ध्यान से भैया, अभी जो मैंने तुम्हें यहाँ पे राम कथा सुनाई थी ना ये वाली, यहाँ पे देखो हमने कहा था कि अगर z से z का फंक्शन होगा और फंक्शन स्क्वायर की फॉर्म में होगा तो 1 के लिए हमेशा डिजिट का सहारा लिया जाता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे लेट, देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा था, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने x1 x2 कहा था, लेकिन यहाँ पर हम x1 x2 नहीं कहेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जब भी z का ग्रुप होगा या r का ग्रुप होगा या q का ग्रुप होगा और फंक्शन स्क्वायर में होगा तो हमेशा डिजिट का सहारा लेना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं डिजिट ले रहा हूँ 2, -2 ले रहा हूँ, बिलोंग्स टू डोमेन, यानी कि इसके, ये है डोमेन, इसके मैंने 2 एलिमेंट ले लिए, एक प्लस में और एक माइनस में, दोनों सेम एलिमेंट ले लें, एक प्लस में एक माइनस में। तो भैया f(x) हमारे पास क्या है, x स्क्वायर है। अगर मैं 2 की वैल्यू निकालूं तो 2 की वैल्यू 2 का स्क्वायर आ जाएगी। भाई यहाँ पर 2 रखूंगा तो यहाँ पर भी 2 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 4। एंड अगर मैं f-2 की वैल्यू निकालूं तो -2 की पावर 2, यानी कि वो भी क्या आएगा, 4। अब इसके बाद पेपरों में एक काम करना, जब तुम यहाँ तक कर लोगे पेपरों में, उसके बाद एक हल्का सा यहाँ पर एक गोला बना देना, यहाँ पर f लिख देना और यहाँ पर 2, यहाँ पर -2 लिख देना। 2 का फ्रेंड कौन निकल के आ रहा है, 4, और -2 का फ्रेंड भी कौन निकल के आ रहा है, 4। जब तुम इतना वहाँ पेपरों में दिखा दोगे ना, उसके बाद तुम्हें कुछ वहाँ और बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो एग्जामिनर है वो समझ जाएंगे कि भैया फंक्शन साफ साफ है कि 1 नहीं है, मैनी 1 वाला केस जा रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर f इज नॉट 1 f इज नॉट 1 यानी कि f क्या है, 1 नहीं है। तो अगर वो 1 नहीं है तो इसका मतलब कैसा है, मैनी 1 है। ठीक है, अब देखो भैया, देखो बेटा, अब हमने इसको ऑन टू वाले के लिए केस के लिए चेक करना है। तो भाई ऑन टू वाले के लिए वही है, वही अप्रोच है हमारे पास, सिंगल अप्रोच है। लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन, let y belongs to codomain, y belongs to codomain such that, पेज भी बताना है बेटा। ठीक है, अच्छा, y belongs to codomain such that
fx इज इक्वल टू वाई, अरे भाई वही केस है, बट fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ भी fx यहाँ भी fx, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। नाउ वो फंक्शन लिखिए जो आपने सपोज करा है, लिख दिया वो फंक्शन, यहाँ पर x की वैल्यू डाल दीजिए, x की वैल्यू क्या आ रही है, रूट y आ रही है, ये आ गया। अब वही अपनी फेमस लाइन लिखिए, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन, यानी कि कोडोमेन के हर एक y के लिए रूट वाई टाइप का नंबर डोमेन में होगा कि नहीं होगा, यही तो हमने बात चेक करनी है कि भैया कोडोमेन के हर एक वाई के लिए, कोडोमेन के हर एक वाई के लिए इस टाइप का कोई नंबर डोमेन में होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चेक करिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर चेक करिए, ये है हमारा फंक्शन, ये है जेड, ये है जेड, यहाँ का 4 ले लिया मैंने, यानी कि कोडोमेन का कौन सा एलिमेंट ले लिया, 4, तो यहाँ पर अगर 4 रखूँगा तो 4 का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 2, तो 4 की तो फ्रेंडशिप है, 4 का तो कोई ना कोई है, 4 को चाहने वाला तो है कोई। लेकिन भैया अगर यहाँ ये देखो जेड का ग्रुप है, जेड में अगर मैं -4 ले लूँ, तो अगर मैं -4 ले लूँ तो यहाँ पर भी क्या रखना पड़ेगा, ऐसा रखना पड़ेगा ना -4, और इस टाइप का नंबर रूट के अंदर माइनस साइन वाला कोई नंबर इस ग्रुप में होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये कैसा है, इमेजिनरी नंबर चला गया तुम्हारा, तो ऐसे नंबर तो होते ही नहीं है इसमें। समझ में आ गई बात। इसका मतलब ये जो बात है कि रूट वाई बिलोंग करेगा डोमेन को, ये बात सबके लिए ट्रू नहीं है, कुछ ही जनों के लिए ये बात ट्रू है। जैसे 4 के लिए ट्रू है ये बात, 16 के लिए ट्रू हो जाएगी बात, 9 के लिए ट्रू हो जाएगी, लेकिन -4 के लिए तो ट्रू है ही नहीं, तो इसका मतलब सबके लिए बात ट्रू नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर f इजंट ऑन टू, मामला खत्म हो गया। बढ़िया, आगे देखो बेटा, अगला हमारे पास ये है भैया, R से R का ग्रुप है, ध्यान दीजिए R से R का ग्रुप है और फंक्शन स्क्वायर में है, तो डिजिट का सहारा लेंगे, लेट 4, -4 बिलोंग्स टू डोमेन ले लो, एक ही नंबर लेना है लेकिन एक प्लस में और एक माइनस में, बिलोंग्स टू डोमेन, fx हमारे पास कितना है, एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो अगर मैं f4 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 4 का स्क्वायर जो कि कितना आएगा, 16। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो भैया, यहीं पे देख लो, f-4 अगर निकालूं तो -4 का स्क्वायर यानी कि आएगा 16। ठीक हो गई बात। उसके बाद कुछ मत करना बेटा, उसके बाद हल्के से 2 छोटे से बॉक्स बनाना, ये तुम्हारा फंक्शन हो गया, ये तुम्हारा r हो गया, ये भी तुम्हारा r हो गया। 4 की फ्रेंडशिप है 16 से, 4 भाई साहब की फ्रेंडशिप 16 से है, और -4 की भी 16 से है। उसके बाद तो तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इतना कह देना f इजंट 1 क्योंकि f11 दिख ही नहीं रहा है, वो साफ साफ है, क्या है, ऑन टू है, सॉरी माय मिस्टेक, वो मैनी 1 है। ठीक है, अच्छा अब आओ इसके दूसरे वाले पार्ट पर। देखो भाई, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन सच दैट fx इज इक्वल टू वाई, सेम टू सेम कहानी, बट fx इज इक्वल टू तो एक्स स्क्वायर था, तो ये fx यहाँ भी है, fx यहाँ भी है, तो अगर ये दोनों लेफ्ट हैंड बराबर हैं अगर इन दोनों के, तो राइट हैंड भी बराबर रख दो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो जो कि आएगी ये। अब नाउ वो फंक्शन लिखिए जो आपने सपोज करा है, यही तो हमने सपोज करा है, यहाँ पर x की वैल्यू डाल दीजिए, y इज इक्वल टू वाई। अब वही अपनी लाइन लिखिए, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन रूट y बिलोंग्स टू डोमेन, होगा कि नहीं होगा, यानी कि सारे के सारे y जो कि कोडोमेन में रहते हैं, उन सारे वाइयों के लिए रूट y डोमेन में होगा कि नहीं होगा, यही हमने चेक करना है। देखिए भैया, बहुत बढ़िया केस है, ये है r, ये है r। बेटा ये जो डायग्राम तुम आप पेपर में बना लोगे ना, तो बेटा इससे अच्छा ही इम्प्रेशन पड़ेगा। ठीक है, और कोई बहुत बड़ा सजा के तो तुमने बनाने, 2 गोले बनाने, ठीक है, मामला खत्म हो जाएगा। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो भाई, यहाँ अगर मैं 4 ले लेता हूँ तो 4 का रूट तो डोमेन में होगा, तो ठीक है, 4 का रूट कितना होगा, 4 लिया मैंने कोडोमेन में, और 4 का रूट यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो 4 का रूट आएगा 2, तो 4 के लिए तो है भाई। अच्छा अब अगर मैं 5 ले लूँ, यहाँ पर 5 ले लूँ, तो यहाँ पर √5 आएगा, और √5 भी यहाँ होगा, क्यों होगा, क्योंकि भैया ये R का ग्रुप है, और R में तो रूट वाले भी रहते हैं, हो गया मामला, यानी कि 5 की फ्रेंडशिप √5 से हो रही है, √5 भी यहाँ होगा।
ठीक। लेकिन यहाँ तो -5 भी होगा ना भैया, और -5 का अगर रूट निकालेंगे तो वो तो ऐसा निकलेगा। तो 4 का हमने जब निकाला तो 4 का यहाँ पे क्या निकला था, एक्चुअल में 4 लिखना था ना, 4 √4 निकला। √4 की वैल्यू होती है 2, तो 4 के लिए यहाँ था, 5 के लिए भी यहाँ था, लेकिन -5 के लिए माइनस में √5 आएगा, और माइनस में √5 आर में होता ही नहीं है, क्योंकि ये तो इमेजनरी नंबर है, ये तो रियल नंबर में भी नहीं होता। इसका मतलब ये जो बात है वो सबके लिए ट्रू नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ कुछ ना कुछ खाली है। 4 यहाँ का भरा हुआ है, 5 भी भरा हुआ है, लेकिन -5 तो खाली है ना, कि -5 तो जुड़ ही नहीं पाया, उसके लिए तो कोई फ्रेंड है ही नहीं यहाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि f इजंट ऑन टू, f इजंट ऑन टू। देखो अगला। अब भाई जरा ध्यान से ये देखो भैया, n का केस है, तो भैया एक काम करो, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, क्योंकि यहाँ r से r का केस थोड़ी है, q से q का केस थोड़ी है ना, यहाँ से n का केस है, वैसे भी एक क्यूब में है, ठीक है। अच्छा, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट fx1 इज इक्वल टू a और fx2 इज इक्वल टू भी a। तो इन दोनों बातों से मतलब ये हुआ कि fx1 इज इक्वल टू हो गया fx2, ठीक। अब देखो भैया जरा ध्यान से, पेपर का अरेंजमेंट कैसे हम करेंगे कि सब कुछ दिख जाए, ऐसे करेंगे और ऐसे कर देंगे हम अरेंजमेंट, ठीक है भैया। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, ये हो गया बराबर, तो fx1 की वैल्यू निकालो, तो fx की वैल्यू अगर ये हो सकती है तो fx1 की, अरे भाई अगर fx ये है तो x1 के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो fx1 की वैल्यू निकलेगी तुम्हारी x1 की पावर 3 और x2 की वैल्यू निकलेगी x2 की पावर 3। तो पावर अगर कैंसिल आउट हो जाए तो हमारे पास बचेगा x1 इज इक्वल टू x2, और ये आने का मतलब है कि f इज 1 1, ठीक। अच्छा, पेड़ बचाइए। अब भैया जरा ध्यान से देखो, अब इसको हटा दो, अब हम यहाँ पे लिखेंगे लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन, यानी कि यहाँ तक तो देखा जाए तो हमने 1 1 वाला पार्ट कर लिया, अब हमें ऑन टू वाले पार्ट पे चेक करना है, ठीक है। y बिलोंग्स टू कोडोमेन सच दैट fx इज इक्वल टू y, बट fx तो किसी और के बराबर था, ठीक है। तो ये दोनों भी बराबर हो गए, तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। अब जरा x की वैल्यू निकालोगे तो y की पावर 1/3 आ जाएगी, आ जाएगा ऐसा। और इसको तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, क्यूब रूट, यहाँ कोने पे, बिल्कुल कोने पे 3 लिखना पड़ता है, और यहाँ पर ये, तो ये क्यूब रूट माना जाएगा, ठीक है। अच्छा भैया, वही अपनी लाइन, फेमस लाइन, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन बिलोंग्स टू डोमेन, होगा कि नहीं होगा चेक करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। n का ग्रुप था, याद करिए, ये फंक्शन था f। तो भैया यहाँ का मैं अगर 8 ले लूँ, अगर मैं यहाँ का 8 ले लूँ तो 8 को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर अगर मैं 8 लिखूँ तो देखो जरा ध्यान से क्या होता है, 8 का क्यूब रूट, भैया 8 का क्यूब रूट का मतलब हो गया कि 2 इंटू 2 इंटू 2। अब क्यूब रूट में क्या नियम है, क्यूब रूट में नियम ये है कि कोई भी फैक्टर अगर 3 बार आएगा तब जाके उसकी वैल्यू निकलेगी बाहर। तो 8 का फ्रेंड कौन निकल के आ रहा है, 2। लेकिन अगर मैं 7 ले लूँ तो 7 का तो क्यूब रूट होगा ही नहीं यहाँ, ठीक है। 7 का, भाई 7 को मैं ऐसे लिखूंगा ना, ऐसे तो लिखूंगा, तो 7 का क्यूब रूट, इस टाइप का नंबर तो यहाँ होता ही नहीं है, ये तो नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो बात है वो सबके लिए ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर f इजंट ऑन टू, ठीक है, f कैसा है, ऑन टू नहीं है। अगला देखो बेटा, लास्ट पार्ट है इसका, 5 पार्ट दे रखे थे इसने, देखो 5th पार्ट है। 5th पार्ट में थोड़ा सा तुम्हें बुक के दर्शन करा देता हूँ। देखो ये पार्ट, ये अभी करा हमने n से n का पार्ट, जिसमें क्यूब दे रखा था, अब z से z है और क्यूब में है, ठीक है। तो देखो f सच दैट z टू z डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड है, fx इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। भैया मेरे z से z का केस तो है, z से z का केस तो है, लेकिन फंक्शन स्क्वायर में नहीं है ना, फंक्शन तो क्यूब में है, तो डिजिट का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट
सच दैट fx1 इज इक्वल टू ए एंड fx2 इज इक्वल टू भी ए। और इन दोनों बातों से ये निकलता है मतलब कि अगर ये बराबर है इनके तो fx1 बराबर हो जाएगा fx2 के, हो जाएगा। अच्छा, अगर fx1 की वैल्यू यहाँ से निकालूं तो यहाँ से fx1 की वैल्यू आएगी x1 की पावर 3 और fx2 की वैल्यू निकालूं तो x2 की पावर 3, पावर से पावर खत्म तो x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब ये हो गया कि f इज 1 1। अब तुम्हें एक सवाल पूछना चाहिए था और अगर तुम यहाँ पे मेरे सामने होते तो तुम वो सवाल जरूर पूछते। वो सवाल ये था कि क्या इसमें हम डिजिट का सहारा ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें भी डिजिट का सहारा ले सकते हैं, लेकिन इसमें डिजिट का सहारा कैसा है? ऑप्शनल है, तुम ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते। लेकिन अगर फंक्शन ऐसा होगा z से z में होगा और फंक्शन कैसे होगा? एक्स स्क्वायर में होगा, तब तो 100% डिजिट का सहारा ही लोगे, तब तो ये वाली अप्रोच लगाओगे ही नहीं। ये थी मेरे कहने की मतलब बात, समझ में आ गई बात? अच्छा, बढ़ो भैया आगे। लेट y belongs to codomain such that fx is equal to y but fx is equal to x की पावर 3, तो fx बराबर है तो y is equal to x की पावर 3 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो y का क्यूब रूट का साइन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो भैया, नाउ वो फंक्शन लिखिए जो आपने सपोज किया था, यही तो सपोज करा था आपने, किया था आपने सपोज। अच्छा भैया जरा ध्यान से देखिए, हमने, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे जब x की वैल्यू निकाली थी तो हमने यहाँ पे फंक्शन नहीं लिखा, फंक्शन था हमारे पास fx इज इक्वल टू y, ठीक है। और उसके बाद हमने देखो कैसे लिखना था, ये जो f था ये वैसे रहना था, x की जगह पे x की वैल्यू आ जानी थी। ये मुझे अब याद आया कि ऐसा हम लिखना भूल गए और y ऐसे रहना था, तो ये लिखना था। लेकिन लिख के कुछ फ़र्क पड़ता नहीं, उससे आना उसने वही था जो आना था, पर फिर भी fx इज इक्वल टू y। अब भैया x की वैल्यू डालिए ना, यहाँ पर x की जो वैल्यू आ रही है आपकी वो वैल्यू डालिए, ये आ रही है वैल्यू, और y अपनी जगह वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो कि अब हम क्या लिख रहे हैं। अब हम जो लिख रहे हैं, एक काम करो ना, यहीं पर ही लिख लो भाई, ठीक है, यहीं पर ही लिख लो। कहो कि y फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन, y का क्यूब रूट बिलोंग्स टू डोमेन। अब हमने ये बात चेक करनी है कि ये जो बात हम कह रहे हैं क्या वो बात सबके लिए ट्रू है, यही तो कहानी है। तो भैया वहाँ पर जरा ध्यान से देखो, ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, ये है तुम्हारा फंक्शन, ये है तुम्हारा z का ग्रुप था नहीं, हाँ z का ग्रुप है, तो z का ग्रुप है, ये z है, z यानी कि इंटीजर। अच्छा, यहाँ 8 लेता हूँ तो 8 का यहाँ फ्रेंडशिप मिलता है, क्योंकि 8 अगर लेता हूँ तो 8 ही को ऐसे भी लिखना पड़ेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो 8 अगर लेता हूँ तो ऐसा यहाँ लिखना पड़ेगा और ऐसा नंबर यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे नंबर को सॉल्व करके 2 आएगा भैया, तो ऐसा नंबर तो यहाँ होगा। अच्छा, लेकिन अगर 7 लिखता हूँ तो 7 को कैसे लिखना पड़ेगा? 7 को तो ऐसे लिखना पड़ेगा, और इस टाइप के नंबर की वैल्यू यहाँ होगी नहीं, क्योंकि इस टाइप का जो नंबर है वो तो पॉइंट में वैल्यू देगा और पॉइंट में यहाँ होते नहीं है। तो यानी कि 8 की फ्रेंडशिप है लेकिन 7 की फ्रेंडशिप है ही नहीं, तो यानी 7 तो खुला है ही नहीं, 7 तो किसी से जुड़ा हुआ ही नहीं है, ठीक है, 7 तो एसोसिएट ही नहीं है, ठीक है, यानी कि 7 खाली बैठा हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि f, इसको काट दो, ये बात सबके लिए ट्रू नहीं है, मतलब ये कुछों के लिए ट्रू है, ये बात सबके लिए ट्रू नहीं है। f इजंट ऑन टू, यानी कि f कैसा है? ऑन टू नहीं है। देखो भाई आगे, देखो बेटा अगला जो क्वेश्चन है भैया जरा उसको ध्यान से देखो। कहता है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f सच दैट r गिवन बाय fx इज इक्वल टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसे लिखा जाता है, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2 वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कहानी सुन लो पहले थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कहानी सुन लो। देखो भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखो एक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और एक होता है लोएस्ट इंटीजर फंक्शन, दो टाइप के फंक्शन होते हैं। हमारे पास एनसीईआरटी में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही है,
लेकिन अगर आप आर डी शर्मा पढ़ रहे हैं तो उसमें लोएस्ट इंटीजर फंक्शन के भी केस आ रखे हैं। ठीक होगी बात। तो फिलहाल भैया यहाँ पे फोकस रहो। क्वेश्चन नंबर 3 में एफ सच दैट आर टू आर था और डिफाइंड एज उसने ऐसा करा हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसे लिखा जाता है। ठीक। अच्छा भैया जरा ध्यान से एक बात को देखो, कहानी हमारे पास क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सबसे खत्म फंक्शनों में से है भाई साहब। ये जो फंक्शन है ना, ये न 1 1 दिखाता है, न ऑन टू दिखाता है, न मैनी 1 दिखाता है, न ये दिखाता है, न वो दिखाता, कुछ नहीं दिखाता। अगर तुमने 5th चैप्टर पढ़ा है तो ये कॉन्टिन्यूटी भी नहीं दिखाता, कुछ नहीं दिखाता ये फंक्शन। ठीक होगी बात। अब जरा ध्यान से देखो कि हमारे पास थोड़ा सा मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की तुम्हें थोड़ा कहानी सुना रहा था और मुझे थोड़ा सा एक पेपर की आवश्यकता थी जो कि मुझे मिल गया है। देखो भैया, देखो कहानी क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये कहता है कि सपोज कर लो ये कोई नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 सपोज कर लो, यहाँ पर 2 सपोज कर लो, यहाँ पर 3 सपोज कर लो, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। हो गई बात। अच्छा इसके बीच में 1 और 2 के बीच में मान लो यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट ले लिया 1.5 ले लिया मान लो मैंने। ठीक है। और 2 और 3 के बीच में यहाँ पर मैंने 2.7 कोई पॉइंट ले लिया। ठीक है। अच्छा 0 और -1 के बीच में यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया मैंने, -0.7 ले लिया मैंने। ठीक है। और -1 और -2 के बीच में मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया मैंने, -1.8 ले लिया मान लो मैंने। ठीक हो गई बात। अब जरा ध्यान से देखो, एक मज़ेदार बात देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे बिहेव करता है। भैया जरा ध्यान से देखो, मान लो 1.5 है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मैंने लिखा हुआ है उसको, तो ये जब ओपन होगा तो क्या वैल्यू देगा। अरे भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है ना, वो अपने लेफ्ट हैंड साइड में जो नियरेस्ट इंटीजर है वो वैल्यू देता है। तो देखो ये वाली वैल्यू पूछी थी मैंने तुमसे, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में नियरेस्ट इंटीजर कौन है, यही तो है। इंटीजर की बात कर रहा हूँ मैं, इसके और इसके बीच तो करोड़ों नंबर हैं यहाँ पर बीच में, यहाँ पे बहुत सारे करोड़ों नंबर हैं, लेकिन इसके बाद अगर कोई इंटीजर है इधर के लिए तो वो यही तो है इंटीजर, ये तो इंटीजर है, तो इसकी वैल्यू आएगी 1। अच्छा अगर मैं 2.7 की वैल्यू निकालूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो क्या वैल्यू देगा। इसके लेफ्ट हैंड में सबसे नियरेस्ट इंटीजर कौन है, 2। अरे इसके लेफ्ट हैंड में इंटीजर तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे नियरेस्ट इंटीजर कौन है, वो 2 है। हो गया बात। अच्छा यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी, यहाँ पे नहीं आई होगी समझ में। तो भाई मान लो -0.7 की वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं तो इसकी क्या वैल्यू आएगी भाई। अरे भाई वही लॉजिक है, अपने लेफ्ट हैंड साइड में जाता है, वो लेफ्ट हैंड साइड में जो नियरेस्ट इंटीजर है उसकी वैल्यू ले लेता है, तो इसकी लेफ्ट हैंड में नियरेस्ट वैल्यू कौन है, -1, तो -1 आ जाएगा। अच्छा इसकी वैल्यू निकालनी है तुमने, -1.8 की वैल्यू निकालना चाहते हो तो ये क्या वैल्यू देगा, -2 देगा। ठीक हो गई बात। अब आ जाओ जरा अपने क्वेश्चन पर। ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में हम डिजिट का सहारा ले रहे हैं। देखो कैसे, लेट भाई जरा ध्यान से, यहाँ पर मैं फिगर में भी बनाते जा रहा हूँ तुम्हारे लिए। एफ और ये है आर, ये है आर, मैंने यहाँ की कोई वैल्यू ले ली 1.25 और 1.75, मैंने 2 वैल्यू ले ली। लेट 1.25, 1.75 बिलोंग्स टू डोमेन, ऐसे मैंने 2 वैल्यू ले ली हैं। ठीक है। अच्छा फंक्शन हमारे पास कैसा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। मैं जब ये वाली वैल्यू रखूँगा यहाँ पर 1.25, तो यही वैल्यू मुझे यहाँ पे भी रखनी पड़ेगी 1.25। तो जब इसे ओपन करूँगा तो ये वैल्यू अपने लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीजर होगा, इसके लेफ्ट हैंड में कौन इंटीजर होगा, अरे भैया मेरे 1.25 मैंने यहाँ पर ले लिया ना 1.25, तो 1.25 के लेफ्ट हैंड में इंटीजर कौन है, 1 ही तो है। ठीक है। तो ये आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 1। ठीक। अच्छा अगर मैं 1.75 की वैल्यू निकालूँ तो 1.75 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, वो भी 1 आएगा। क्योंकि भैया जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर जितने भी पॉइंट हैं सारे के सारे, इन सब की वैल्यू क्या आनी है, 1 ही आनी है। इसकी वैल्यू भी 1 आनी है, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, सबकी वैल्यू क्या आनी है, 1 ही आनी है। तो इसकी वैल्यू 1। अरे भाई यहाँ देखो जरा, 1.25 भी किससे जुड़ा हुआ है, 1 से। 1.25 भी किससे जुड़ा हुआ है, 1 से। और 1.75 भी किससे जुड़ा हुआ है, वो भी 1 से ही जुड़ा हुआ है।
इतना करने के बाद और ये हल्का सा छोटा सा डायग्राम बनाने के बाद कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, सिर्फ इतना कह देना कि f इजंट 1 1। भाई साहब आपकी दिल की गहराइयों में जो भावना है उसको तुरंत समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। इसके बाद कुछ कहने के लिए रह ही नहीं जाता। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब जरा ध्यान से आओ भैया, जरा यहाँ पर एक कहानी और सुनो। यहाँ पर अगर मैं लिखता 1.85 तो भी वो 1 से ही आता, 1.95 लिखता तो भी वो 1 से ही आता। हो गया? यानी कि अब एक बात बताओ मुझे कि fx हमारे पास ये दे रखा था ना उसने, यही तो दे रखा। तो यहाँ पर मैं कुछ भी वैल्यू रख रहा हूँ, यहाँ पर मैं कुछ भी वैल्यू रख रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं जो भी पॉइंट वाली वैल्यू रखूँगा तो यहाँ पर कैसे आएगा? इंटीजर आ रहा है, यानी कि 1.25 रख रहा हूँ तो 1 आ रहा है। तो अब मुझे तुम एक बात बताओ कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है कि मैं यहाँ पर वो वैल्यू रखूँ और यहाँ पर हमें पॉइंट की वैल्यू मिल जाए? ऐसी कोई वैल्यू है? ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं, ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं। मान लो मैं यहाँ पे 2.5 रख रहा हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पे 2.5 रखूँगा, जैसे ही ये खुलेगा तो वो कैसे बन जाएगा? 2 बन जाएगा। ठीक है, मैं 2.50 रखता हूँ, 2.50 रखता हूँ, तभी भी उसकी वैल्यू क्या आती है? 2 आती है। तो यहाँ पे आंसर पॉइंट में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं होता। इसका मतलब हम ये निकाल रहे हैं कि यहाँ जो पॉइंट वाले हैं 1.25 है, जैसे 1.25 जरूरी यही होगा, यहाँ भी तो होगा। तो 1.25 तो 1.25 का कोई फ्रेंडशिप यहाँ है? नहीं है। 1 की तो यहाँ बहुत सारे फ्रेंड है, देखो 1 के फ्रेंड ये भी है, 1 का फ्रेंड ये भी है, 1 का फ्रेंड ये भी है, 1 का फ्रेंड ये भी है, बहुत सारे फ्रेंड है। लेकिन 1.25 का कोई फ्रेंड ही नहीं है यहाँ। क्यों नहीं है? क्योंकि 1.25 तुम्हारा आंसर आएगा ही नहीं कभी। 1.25 तुम्हारा आंसर आएगा कभी? कभी नहीं आएगा तुम्हारा आंसर। समझ में? तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि भाई सिंस 1.25 बिलोंग्स टू कोडोमेन। हम कह रहे हैं कि 1.25 जो कि कहाँ रहता है? कोडोमेन में रहता है। हैव नो प्री इमेज इन डोमेन। अगर तुमने मेरा वीडियो देखा है तो तुम्हें पता होगा कि 1 2 3 4 5 6, मान लो इसकी ये है, इसकी ये है, इसकी फ्रेंड ये है, ये है। तो भैया इस पूरे सेट को हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। इस पूरे को हम कोडोमेन कहते हैं। लेकिन कोडोमेन के वो एलिमेंट जो यहाँ के किसी एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम रेंज कहेंगे। तो रेंज कौन है? 4 और 5 रेंज है, सारा रेंज नहीं होता है ना। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, एक बात ये, दूसरा 1 को हम क्या कहते हैं? डोमेन भी कहते हैं, और 1 को हम प्री इमेज भी कहते हैं। इसके दो नाम हैं, डोमेन भी है इसका नाम और प्री इमेज भी बोलते हैं इसको। यानी कि यहाँ के एलिमेंटों को डोमेन भी बोलते हैं और प्री इमेज भी बोलते हैं। और यहाँ के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? यहाँ के एलिमेंट को हम या तो रेंज बोलते हैं, या तो हम इनको बोलेंगे रेंज, या फिर हम इनको बोलेंगे इमेज, या तो हम इनको क्या बोलेंगे? इमेज। तो 1 की इमेज कौन है? 4 है। और 4 की प्री इमेज कौन है? 4 की प्री इमेज 1 भी है, 4 की प्री इमेज 2 भी है। तो यहाँ वालों को हम प्री इमेज बोलते हैं, यहाँ वालों को हम इमेज बोलते हैं। प्री इमेज इमेज, प्री इमेज इमेज। बात समझ में आ गई? अब आ जाओ जरा यहाँ। हम कह रहे हैं कि सिंस 1.25 जो कि कहाँ रहता है? कोडोमेन में रहता है। कहाँ रहता है? कोडोमेन में रहता है। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि 1.25 जो कि यहाँ रहता है, 1.25 यहाँ रहता है कोडोमेन में। हैव नो प्री इमेज, उसकी कोई प्री इमेज यहाँ है ही नहीं। हम ये तो कह रहे हैं कि वही 1.25 जो कि कोडोमेन में रहता है, हैव नो प्री इमेज इन डोमेन। तो जब उसकी कोई प्री इमेज है ही नहीं डोमेन में, इसका मतलब 1.25 खाली है। ठीक है, तो देयरफॉर f isn't on 2, ये होगी बात। ठीक, बढ़ो भैया आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन f such that r2 r given by fx is equal to modulus x is neither 1 1 nor on 2 where modulus x is a x if x is positive or 0 and x is negative if x is negative।
कहने का मतलब ये है, कहना ये चाहते हैं कि फंक्शन हमारे पास R से R में है, जो कि डिफाइन कर रहा है भाई साहब ने f(x) इज इक्वल टू x का मॉडुलस से। ठीक, तो ये चाहता है कि चेक करिए। चेक क्या करिए, शो करने के लिए कह रहा है वो साफ साफ, ये चेक वो तो कह रहा है साफ साफ शो कह रहा है कि शो दैट कि फंक्शन क्या है, कुछ नहीं है, ये फंक्शन भी कुछ नहीं होते। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो कि इसमें हम कैसे कैसे करेंगे। लेट भैया एक काम करो, 5 - 5 सेम टू सेम नंबर ले लो। ठीक है, बिलोंग्स टू डोमेन। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो हो क्या रहा। f(x) हमारे पास है मॉडुलस x। अगर मैं f5 की वैल्यू निकालूं तो यहाँ पर आएगा 5 और ये वैल्यू देगा 5। लेकिन अगर मैं f-5 की वैल्यू निकालूं तो वो आएगा माइनस का और ये भी वैल्यू देगा 5। उसके बाद तुमने कुछ नहीं करना, तुमने दो गोले बनाने, यहाँ फंक्शन लिख देना है। ये है हमारे पास r, ये भी है r, यहाँ है 5, यहाँ है -5। तुमने कहा था कि दोनों डोमेन में रहते हैं और 5 की फ्रेंडशिप निकल रही है 5 से, और -5 भी भाई साहब 5 से ही फ्रेंडशिप कर रहे हैं। तो उसके बाद कुछ कहने के लिए रह नहीं जाता, मामला ख़त्म हो जाता है। f इजंट 1 1। भैया वो मैनी 1 वाला केस है, 1 1 वाला केस थोड़ी है वो। अब तो कुछ रह ही नहीं जाता कहने के लिए। अच्छा, ये हो गया मामला। लेट मत करो, लेट से अच्छा एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाता हूँ तुम्हें। देखो कहानी क्या है। अरे भाई यहाँ का तुम 5 रखोगे तो 5 आएगा, 4 -5 रखोगे तो 5 आएगा, 4 रखोगे तो 4 आएगा, -4 रखोगे तो भी 4 आएगा। ठीक, यानी कि कुल मिला के बात ये हुई कि यहाँ का तुम प्लस का रखोगे तो प्लस आएगा, माइनस का रखोगे तो भी प्लस आएगा। क्या कोई ऐसा नंबर है यहाँ इस दुनिया में, इस वाली दुनिया में कोई ऐसा नंबर है कि मैं उसको रखूं और यहाँ वो माइनस वाले से एसोसिएट हो, माइनस वाले से जुड़ा हुआ हो? ऐसा कोई नंबर है ही नहीं नंबर। तुम यहाँ पर कोई भी नंबर रख लो भैया, यहाँ के जो नंबर होते हैं ना वो यहाँ होते हैं, और यहाँ के जो नंबर होते हैं ना वो यहाँ होते हैं। तो तुम यहाँ पर कोई नंबर रख ही नहीं पाओगे जो माइनस में आंसर दे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि तुम जैसे यहाँ पर कोई वैल्यू रखोगे वो प्लस की हो जाएगी, यानी कि यहाँ के सारे लोग यहाँ के प्लस वालों से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ के जो माइनस वाले हैं वो क्या आलू छिल रहे हैं? वो आलू छिलेंगे, क्या करेंगे? वो खाली हैं। वो यहाँ के सारे माइनस वाले क्या हैं? वेले हैं, खाली हैं वो। तो भैया इसका मतलब ये हो गया है कि लेट मत करो, यहाँ पर लिखो सिंस, यहाँ का कोई भी माइनस वाला उठा लो, यहाँ का सिंस -10 बिलोंग्स टू कोडोमेन, सिंस -10 बिलोंग्स टू कोडोमेन हैव नो प्री इमेज इन डोमेन। ठीक है, देखो भैया 5 की कितनी प्री इमेज हैं? 5 भाई साहब की दो प्री इमेज हैं। 5 भी है और 5 की प्री इमेज -5 भी है। लेकिन यहाँ का -10 ले लूँ अगर, तो -10 की कौन है प्री इमेज? कोई है ही नहीं। समझ में आ गया? तो देयरफॉर f इजंट ऑन टू। ठीक होगी बात? आगे देखो बेटा, अगला हमारे पास ये है भैया 5th। ये जो फंक्शन है, फंक्शन में हमने बताया था, फंक्शन वाले वीडियो में बेटा मैंने बता रखा है कि जो फंक्शन है इसको साइनम फंक्शन कहते हैं। ठीक हो गई बात? अच्छा, साइनम फंक्शन में भैया क्या है, अलग अलग एरिया के लिए डिफाइंड होता है। वो कह रहा है कि अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू अगर आप 0 से बड़ी लेंगे तो आपका इन तीनों में से फंक्शन कौन होगा? ये होगा। अगर आप x की वैल्यू 0 ले लेते हैं यहाँ पर तो आपका फंक्शन कौन होगा? 0 होगा। अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर 0 से छोटी रखते हैं तो आप फंक्शन कौन सा लेंगे? -1 लेंगे। हो गई बात कहानी। वो कह रहा है कि इज नाइदर 1 1 और नॉर ऑन टू, यानी कि ये जो फंक्शन है वो कुछ नहीं है, ना ये 1 1 है ना ये ऑन टू है। देखो भाई, ये हमने यहाँ पर कहानी ले ली। ठीक, तो भैया जरा ध्यान से एक बात देखो, मैंने यहाँ पर ले लिया 4 2-3 नंबर ले लो कोई भी, मान लो 4 और 5 ले लिए मैंने, 2 नंबर बिलोंग्स टू डोमेन, है ना। इस डोमेन के मैंने 2 नंबर ले लिए 4 और 5। तो जरा ध्यान से देखो भाई, फंक्शन में रखो। तो फंक्शन में अगर मैं 4 रखता हूँ तो इन तीनों में से 1
0 और -1 से, इन तीनों में से मेरा आंसर कौन होगा? अरे भाई तुमने यहाँ पर जो x की वैल्यू रखी है वो कैसे रखी है? 0 से बड़ी रखी है तुमने, तो 0 से बड़ी वैल्यू अगर तुम रख रहे हो तो आंसर कौन सा आएगा? 1 आएगा। ठीक हो गई बात? अच्छा, अगर मैं 5 रखूँ, अगर मैं यहाँ पर 5 रखूँ, यहाँ पर x की जगह पे 5 रखूँ, तो तभी भी आंसर कौन आएगा? 1 ही आएगा, क्योंकि वो तो साफ साफ कह रहा है कि x की जो भी बड़ी वैल्यू रखोगे उन सब के लिए आंसर कौन होगा? 1 होगा। अब इसको देखने के बाद और ये कलाकारी करने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि मैं कुछ और कहूँगा उसके बाद? 4 की फ्रेंड है 1 और 5 की फ्रेंड भी है 1। क्या तुम्हें लगता है कि कुछ और कहा जाएगा? अब सिर्फ एक ही बात कही जाएगी कि f इजंट 1 नहीं है, वो साफ दिख रहा है, मामला खत्म हो गया। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब थोड़ा सा एक काम करते हैं कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा कुछ और समझा देता हूँ तुम्हें। यहाँ पर -2 -3 और आपने ले लिया 0 1 2 3 4 ऐसे ले लिया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो भाई, इस लॉजिक के हिसाब से, ये जो उसने राम कथा यहाँ पे सुनाई थी, इसके हिसाब से 0 की फ्रेंडशिप होगी 0 से। ठीक, वो कह रहा है कि अगर आप 0 रखेंगे तो आपका फंक्शन कौन सा होगा? 0। अगर आप 0 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो आपका फंक्शन कौन होगा? 1। यानी कि अगर मैं 1 रखता हूँ तो भी मेरी फ्रेंडशिप 1 से होती है, अगर मैं 2 रखता हूँ तभी भी 1 से, 3 रखता हूँ तभी भी 1 से, 4 रखता हूँ तभी भी 1 से। यानी कि सारे बड़े नंबर रखता हूँ, अगर जितने भी बड़े नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर रखता हूँ तो सब क्या है? 1 से एसोसिएट हैं। अच्छा, -3 वो कह रहा है यहाँ पर कि अगर आप 0 से छोटा नंबर रखेंगे तो फंक्शन कौन सा होगा? -1 होगा। तो 0 से छोटा ये है, तो 0 से छोटा रख रहा हूँ तो कौन सा है? -1 से। -2 रखता हूँ तभी भी -1 से, और कोई छोटा नंबर रखता हूँ तो वो -1 से। तो कहने का मतलब ये है कि 1 और 1 से जितने भी बड़े नंबर हैं ये सारे के सारे भाई लोग 1 से फ्रेंडशिप रखते हैं। 0 वाले भाई साहब 0 वाले से ही फ्रेंडशिप रखते हैं, और माइनस वाले जितने हैं ये, वो सारे के सारे -1 से फ्रेंडशिप रखते हैं। और इसके बाकी एलिमेंट का क्या भाई? इसमें बाकी एलिमेंट भी तो हैं, R का ग्रुप था ये तो इसके तो 3 ही एलिमेंट भरे हुए लग रहे हैं, बाकी तो सारे एलिमेंट खाली हैं। तुम कोई भी एलिमेंट ले लोगे, अगर तुम 10 लेते हो तो 10 भी इससे जुड़ा हुआ है। अगर तुम 200 की फ्रेंडशिप पता लगाओगे, 200 200 तो 200 भी किससे? इससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ के तो 3 ही हैं भरे हुए, बाकी तो सारे खाली हैं यहाँ के। यानी कि सिंस 5 ले लो, यहाँ का 5 ले लो, सिंस 5 बिलोंग्स टू कोडोमेन हैव नो प्री इमेज इन डोमेन। 1 की कितनी प्री इमेजें हैं? इन्फिनाइट प्री इमेजें हैं 1 की। 0 की कितनी प्री इमेज है? 0। और -1 की कितनी प्री इमेज है? वो भी इन्फिनाइट है। और 5 की कितनी प्री इमेज है? 5 की कोई प्री इमेज नहीं है, 5 किसी से जुड़ा हुआ ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ बहुत सारे लोग खाली हैं, सिर्फ 3 ही लोग तो भरे हुए हैं यहाँ, बाकी तो सारे खाली हैं। तो 5 बिलोंग्स टू कोडोमेन हैव नो प्री इमेज इन डोमेन, देयरफॉर f isn't on 2। ठीक होगी बात? बढ़ो भाई आगे। देखो बेटा, अगला जो क्वेश्चन है भाई वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। देख, a दे रखा है, b दे रखा है हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास फंक्शन जो है वो रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, सब कुछ बनाया है। कहता है बी अ फंक्शन फ्रॉम a टू b शो दैट f इज 1 1। भाई हमने ये प्रूफ करके दिखाना है कि वो 1 1 है, ठीक है। देखो, ये शो करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा कलाकारी करनी पड़ेगी। देखो भैया, हमारे पास है ये सब, a है, b है और फंक्शन ऐसा है, कुछ मत करो। देखो हो गया, ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है जिसको फर्स्ट कंपोनेंट भी बोलते हैं, ये फर्स्ट कंपोनेंट होते हैं डोमेन में, तो 1 2 और 3 होंगे डोमेन में, और ये जो सेकंड कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं कोडोमेन में, यानी कि 4 5 और 6 4 5 और 6 कहाँ होगा? यहाँ होगा। बात हो गई क्लियर? अच्छा, 1 की फ्रेंडशिप किससे है? 4 से है, 1 की 4 से है, 2 की किससे है? 5 से है, और 3 की किससे है? 6 से। अरे भाई तो 1 1 ही तो है वो, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो ना, देयरफॉर f इज 1 1।
और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है उसमें, बस डायग्राम बना दो, डायग्राम बना के शो हो गया, 1 1 है वो। ठीक है, अब देखो अगला हमारे पास भाई ये है, कहता है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 और ऑन टू 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, है ना। अब देखो एक और शब्द आ गया यहाँ बाइजेक्टिव। ठीक है, तो बाइजेक्टिव का क्या मतलब होता है? बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 एंड ऑन टू। इस पूरे को कंबाइंड में अगर बोलना हो, कंबाइंड में अगर इसको बोलना हो तो हम 1 1 ऑन टू इतना बड़ा नहीं बोलेंगे, हम शॉर्ट में बोल देंगे सीधा बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 ऑन टू। ठीक, अच्छा तो ये कह रहा भी पहले पार्ट में, ठीक है, ये दे रहा है आर से आर में दे रहा है और फंक्शन ऐसा है, देखो लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो भाई वैसे ही आर से आर में है लेकिन फंक्शन में कहीं भी स्क्वायर टर्म्स नहीं है, तो एक काम करो, लेट x1 x2 belongs to domain such that fx1 is equal to a and fx2 is equal to a, और इसका मतलब हो गया कि fx1 is equal to fx2 है। ये तो हमारी है कॉमन लाइन, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात है नहीं, ये मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था। तो ये लिखने का क्या मतलब होता है, ठीक है, ये तो कॉमन लाइन है, हर किसी में लिखते हैं। अब भैया जरा ध्यान से एक बात ये देखो कि fx1 की वैल्यू निकालो जरा। अगर fx हमारे पास ये है तो fx1 की वैल्यू, अरे भाई अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है, अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूंगा तो यहाँ पर भी तो 1 हो जाएगा, तो ये आएगा 3 - 4x1 और इसकी वैल्यू क्या निकलेगी 3 - 4x2। हो गई बात, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो -4x1 इज इक्वल टू -4x2 बचेगा, -4 से -4 भी कैंसिल हो गया तो x1 इज इक्वल टू क्या आ गया x2। और ये आने का मतलब क्या होता है, ये आने का मतलब ये होता है कि f इज 1 1। ठीक हो गई बात। अच्छा अब देखो भाई अगले, देखो बेटा अब हमने 1 1 तो दिखा दिया, अब हम इसे ऑन टू के लिए चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो भैया ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, ऑन टू के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन सच दैट fx इज इक्वल टू y। बट फंक्शन तो कुछ और था, फंक्शन तो मेरे ख्याल से फंक्शन तो ये था 3 - 4x था ना, 3 - 4x। ठीक, तो यहाँ भी fx यहाँ भी fx, तो इन दोनों को भी इक्वल रख दो, y इज इक्वल टू 3 - 4x। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो किसी भी तरह से। ठीक है, तो देखो मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं 4x की जो किसी भी तरह निकाल दो बेटा, x की वैल्यू निकाल दो बस। तो मैं 4x को यहाँ ले आ रहा हूँ, तो 4x में माइनस का यहाँ आके क्या हो जाएगा प्लस का, और y को वहाँ भेज दो 3 - y। अब x इज इक्वल टू 3 - y अपॉन 4, ये आ गई x की वैल्यू। अब वो फंक्शन लिखो जो आपने सपोज करा है, fx इज इक्वल टू y, ये तो सपोज करा है हमने, है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू डाल दो, x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, ये 3 - y अपॉन 4 इज इक्वल टू y। ठीक, अब ये कहाँ रहता है, कोडोमेन में रहता है, और ये कहाँ रहता है, डोमेन में रहता है। तो अब एक बात कहो कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन 3 - y अपॉन 4 बिलोंग्स टू डोमेन। ठीक, अब तुम जो बात कह रहे हो उसको थोड़ा सा यहाँ पे बगल में समझ लेते हैं कि तुम क्या रहे हो। तुम ये कह रहे हो ये ग्रुप था तुम्हारा r से r का फंक्शन था यहाँ पर, अब तुम कह रहे हो कि y यहाँ रहता है, y कहाँ रहता है, कोडोमेन में रहता है, और 3 - y अपॉन 4 कहाँ रहता है, डोमेन में रहता है। तो भाई ये चेक कर लो ना, यहाँ का कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो यहाँ का, और उस नंबर को यहाँ रख देना, और फिर देखना कि ये जो वैल्यू आती है इससे जो सॉल्व करके वैल्यू आएगी वो यहाँ होगी कि नहीं होगी। मान लो तुमने 1 ले लिया, तो 1 ले लिया, तो यहाँ पर अगर 1 ले लिया तो यहाँ पर भी क्या रखना पड़ेगा 1, तो 3 - 1 देखो क्या हो जाएगा 3 - 1 अपॉन 4, तो सॉल्व करके कितना आएगा 2 अपॉन 4, और सॉल्व करके कितना आएगा 1 अपॉन 2 आ जाएगा। तो 1 अपॉन 2 को यहाँ होने में क्या दिक्कत आ रही भाई, आर का ग्रुप है तो आर में तो सब कुछ होता है। ठीक है, तो यहाँ का मान लो तुमने माइनस का 2 ले लिया, तो वहाँ पर -2 रख दो, 3 - -2 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 + 2 अपॉन 4, यानी कि 5 अपॉन 4 हो जाएगा। तो 5 अपॉन 4 को यहाँ होने में क्या दिक्कत आ रही, क्योंकि तो आर का ग्रुप है वो होगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ यहाँ रूट लगा होता तो बात अलग थी, तब हमें थोड़ा डाउट होता है यार रूट वाला केस हो सकता है ना हो, है ना, रूट वाले में थोड़ा दिक्कत होती है, ये तो नॉर्मल केस है, इसको होने में क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि हर एक y के लिए
हर एक y जो कि कोडोमेन में रहता है उसके लिए इस टाइप का नंबर डोमेन में है, हर एक y के लिए, हर एक y के लिए ऐसा नंबर यहाँ है। तो देयरफॉर f इज 1 1, सॉरी माय मिस्टेक, f इज ऑन टू। ठीक होगी बात। देखो भाई आगे, देखो बेटा इसका सेकंड पार्ट ये है भाई, ठीक है। मैं तुम्हें बुक में 1 सेकंड के लिए दिखा देता हूँ। देखो 7th का ये सेकंड पार्ट है, आर से आर में है और डिफाइंड ऐसे करा हुआ है। अब देखो स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, आर से आर का ग्रुप है और हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म है, तो हम डिजिट का सहारा लेंगे, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो देखो बेटा इसको यहाँ पे कर लो, ये दिख रहा होगा तुम्हें। तो लेट डिजिट ले लो, सेम डिजिट लेनी है, एक प्लस में एक माइनस में। तो मान लो मैंने 4 ले लिया और -4 ले लिया, बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक है। फंक्शन हमारे पास कैसा था, फंक्शन था भैया हमारे पास, देखो दिख गया, ये रहा 1 + x², ठीक है। तो फंक्शन हमारे पास है 1 + x²। तो इसमें पहले 4 रखो, तो 1 + 4 का स्क्वायर यानी कि 16 ये हो गया, और 17 ये 17 आ गया, ठीक है। और अब रखो -4, पहले ये वाला नंबर रखना है फिर ये वाला नंबर रखना है। तो 1 + -4 की पावर 2। तो भाई 1 प्लस, क्योंकि माइनस है लेकिन स्क्वायर है, तो स्क्वायर की वजह से माइनस की कोई वैल्यू है नहीं, तो ये भी आ गया 16 + 1 यानी कि 17, ठीक है। बस उसके बाद तुमने कुछ नहीं करना बेटा। ये है r, ये भी था r। 4 की फ्रेंडशिप 17 से है और -4 की फ्रेंडशिप भी 17 से है। उसके बाद कुछ मत कहना बेटा, उसके बाद सीधा कहना f इजंट 1 1। f क्या है, 1 1 नहीं है, साफ दिख रहा है कि 1 1 नहीं है, ठीक है। कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, ठीक है। बस इतना लिख देना, ये दिखा देना और ये डायग्राम दिखा देना, बस खत्म, ठीक है। अच्छा अब कहो लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन सच दैट fx इज इक्वल टू y, ठीक। fx इज इक्वल टू y, बट fx इज इक्वल टू तो 1 + x² था कि नहीं था। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 1 + x²। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालूँ मैं तो 1 को यहाँ भेजना पड़ेगा, -1 इज इक्वल टू x²। x का स्क्वायर भी हटाऊँ तो यहाँ √ आ जाएगा, हो गया। अब यहाँ पर वो फंक्शन लिखो जो आपने सपोज करा है और आपने ये सपोज करा था, ठीक है। ये देखो fx इज इक्वल टू y सपोज करा था। तो भाई x के लिए x की वैल्यू डाल दो यहाँ पर y -1, ठीक है, और y को y रहने दो, ठीक है। अब आओ जरा यहाँ पर उस फेमस लाइन को लिखते हैं जो हम लिखते ही हैं। देखो हम क्या लिख रहे हैं, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन, y जो कि कहाँ रहता है, कोडोमेन में रहता है, और ये वाली वैल्यू कहाँ रहती है, डोमेन में रहती है। y -1 बिलोंग्स टू डोमेन। अब ये बात चेक कर लो कि ये जो बात तुमने लिखी है वो सबके लिए ट्रू है कि नहीं है, ठीक। तो देखो भैया यहाँ पर ही बना देते हैं। देखो यहाँ कौन रहता है, y, और यहाँ कौन रहता है, √y -1, ठीक। अब देखते हैं, अच्छा ये ग्रुप r का है, ये ग्रुप r का है, ये कोई फंक्शन है। यहाँ अगर मैंने 4 ले लिया तो यहाँ 4 -1 तो क्या आएगा, √3 आएगा। √3 यहाँ होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा अगर मैंने यहाँ पे 9 ले लिया तो 9 -1 आएगा 8 भी यहाँ होगा, √8 भी होगा यहाँ, क्योंकि r का ग्रुप है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने y की वैल्यू यहाँ पे, y की वैल्यू सोचो मैंने -5 ले ली तो क्या होगा, तो भैया ये होगा कि यहाँ अंदर क्या हो जाएगा, -5 -1 आ जाएगा। और -5 -1 क्या देगा तुम्हें, -6 देगा। और -6 टाइप के नंबर r में नहीं होते हैं। रूट के अंदर माइनस अगर आ जाए तो ऐसे नंबर r में होते ही नहीं हैं। यानी कि कुल मिला के बात ये हुई कि यहाँ का जो 5 है, 5 की फ्रेंडशिप यहाँ किसी से नहीं है, ठीक है, वो भी बात। यानी कि ये जो बात तुमने लिखी थी ना, y -1 बिलोंग्स टू डोमेन, ये बात सबके लिए ट्रू नहीं है, ये बात कुछ के लिए ट्रू है लेकिन सबके लिए ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब ये हो जाता है। अच्छा अब जब तुम अपनी कॉपी में लिखोगे तो ये वाला पोर्शन हटा देना उसमें, ठीक है। ये वाला पोर्शन मत लिखना अपनी कॉपी में, ये तो मैं तुम्हें समझा रहा था ना, है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो तुम सीधा ये लिखना कि f(x) इजंट ऑन टू, f(x) क्या है, ऑन टू नहीं है, ठीक हो गई बात। बढ़िए भैया आगे जरा देखो भैया, इस एक्सरसाइज के सबसे ज़्यादा जो थोड़ा सा मैं कहूँगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ना, वो यही है भाई साहब।
है ना, यही है वो। लेट ए एंड बी बी सेट, ए और बी कोई दो सेट हैं, कौन से हैं नहीं दिया उसने। शो दैट वाला मामला है, यानी कि हमें दिखाना ही पड़ेगा। शो दैट एफ सच दैट ए क्रॉस बी, देख रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। यहाँ आर से आर है, यानी कि जो तुम्हारा डोमेन होता था वो सिंगल होता था, देखो, और को डोमेन भी सिंगल सिंगल होता था। यहाँ देख रहे हो पहली बार हमारे पास डोमेन कैसा आ रहा है, दो सेटों का क्रॉस से बना हुआ है ये, ठीक है। डोमेन तुम्हारा ऐसा है और को डोमेन तुम्हारा ऐसा है। तो कहता है कि फंक्शन कैसा है, ऐसा है। और फंक्शन क्या दिखाना है, हमने शो करके दिखाना है कि वो बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मतलब ये हो गया कि 1 1 भी है वो और ऑन टू भी है वो। 1 1 ऑन टू होता है बाइजेक्टिव का मतलब, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, मैंने क्या करा, मैंने ये करा, मैंने ए सपोज कर लिया ऐसा, बी सपोज कर लिया ऐसा, और फंक्शन उसने खुद कहा था कि ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में है, और कैसा डिफाइंड है, ऐसा डिफाइंड है, ठीक। अब भैया इस फंक्शन को ना हमें बेटा इस फंक्शन को किसी और के सहारे हमें समझना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ काम के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा रफ काम के लिए जगह छोड़ रहा हूँ, क्योंकि किसी और के सहारे हमें इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, पहले तो मैं ए क्रॉस बी तुम्हारे लिए यहाँ पे बना देता हूँ। देखो ए क्रॉस बी हमारे पास, ए क्रॉस बी मैं ऐसे भी बना ले रहा हूँ, ऐसे, ये है हमारे पास और ये है हमारे पास। तो ये है हमारे पास पहला ए क्रॉस बी और ये है बी क्रॉस ए। यहाँ से यहाँ में कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है। अच्छा, ए क्रॉस बी में अगर हम यहाँ से देखें तो ए क्रॉस बी में कैसे एलिमेंट होंगे भाई, ए का पेयर बनेगा डी के साथ, ए का ई के साथ और ए का एफ के साथ। तो ए डी, ए ई और ए एफ ऐसा बनेगा। फिर बी का डी के साथ बी डी, बी ई और बी एफ बनेगा। फिर सी का बनेगा सबके साथ, तो सी डी, सी ई और सी एफ बनेगा, बनेगा। अच्छा, अब तुम खुद ही देख रहे हो, ये तो हम सबके समझ में आता है कि भैया ए क्रॉस बी ये है तो बी क्रॉस ए क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा। यहाँ ए डी आ रहा है तो वहाँ क्या आ रहा होगा, डी ए आ रहा होगा, सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ ए ई आ रहा है तो वहाँ ई ए आ रहा होगा। यहाँ ए एफ आ रहा है तो वहाँ एफ ए आ रहा होगा। वहाँ यहाँ बी डी आ रहा है तो यहाँ डी बी आ रहा होगा। यहाँ बी ई आ रहा है तो यहाँ ई बी आ रहा होगा। यहाँ बी एफ आ रहा है तो यहाँ एफ बी आ रहा होगा। यहाँ सी डी आ रहा तो यहाँ डी सी आ रहा होगा। यहाँ सी ई आ रहा तो यहाँ ई सी आ रहा होगा। और यहाँ सी एफ आ रहा तो यहाँ एफ सी आ रहा होगा। ठीक हो गई बात। अच्छा, ये तुमने वहाँ, ये मैं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये तुमने पेपर में नहीं लिखना, ठीक है। अच्छा भाई, समझ जाओगे तो तब तो वहाँ कर ही लोगे ना। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो भैया कहानी क्या है। देखो तो भाई ये है बेटा, तो इसको मैं यहाँ पे रफ में लिखा हूँ मैं, इसको तुमने वहाँ पे पेपर में नहीं देना, ठीक है। ये हमारा सारा का सारा सेटअप है और इसके सारे हम धीरे धीरे करके यहाँ समझते रहेंगे, ठीक है कोई बात। अच्छा भैया, अब जरा ध्यान से देखो। देखो और नॉर्मल केसों में हम क्या लिखते हैं वो थोड़ा समझ लो। हम लिखते थे अगर तुम्हें ध्यान होगा, हम लिखते थे लेट x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन, लिखते थे belongs to domain such that ठीक है, belongs to domain such that उसके बाद हम लिखते थे कि belongs to domain such that fx1 is equal to a और fx2 is equal to a, और फिर हम लिखते थे कि fx1 is equal to fx2, ये लिखते थे हम, ठीक है। और केसों में हम ये लिखते थे। अब जरा ध्यान से देखो कि कहानी क्या है। और केसों में हम एक तरह से जो कहते थे वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x1 और x2, और इसको भी a से जुड़ा हुआ बताते थे और इसको भी a से जुड़ा हुआ बताते थे। अब मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे वहाँ दो एलिमेंट लेते थे तो वैसे ही मुझे यहाँ पर दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे, और उन दोनों एलिमेंटों को मुझे यहाँ के किसी एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ बताना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ होता था, ठीक। अब भैया वहाँ तो सिंगल एलिमेंट होते थे ऐसे, लेकिन यहाँ तो एलिमेंट ही तुम्हारे ऐसे हैं, ठीक। तो मैंने क्या करा, मैंने सी एफ यानी कि इसका जो एलिमेंट है ये वाला, इसको भी बता दिया डीसी से जुड़ा हुआ, और इसका जो एलिमेंट है सी डी उसको भी बता दिया
DC से जुड़ा हुआ, यानी कि जैसे यहाँ दो एलिमेंट लेते थे वैसे यहाँ दो एलिमेंट ले लिए, और जैसे यहाँ हम दोनों एलिमेंटों को एक से जुड़ा हुआ बताते थे वैसे इन दोनों एलिमेंटों को इस एलिमेंट से जुड़ा हुआ बता दिया। ठीक है, एलिमेंट मतलब मैं इस पूरे को एलिमेंट बोल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब जरा ध्यान से देखो भैया, जो तुमने यहाँ पे सोचा है उसको थोड़ा यहाँ पे लिख लो। लेट CD एक एलिमेंट ये हो गया, ठीक है, और CF यानी कि x1 x2, ये पूरा का पूरा x1 हो गया, ये पूरा का पूरा x2 हो गया, बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट f x1, ये x1 बोल रहे हैं ना इसको, तो C D इज इक्वल टू A। अब A कौन है? A ये है जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं DC, वो A है DC, और FCF इज इक्वल टू भी DC। ठीक है, जैसे हम यहाँ कहते थे कि भाई हम कहते थे कि fx1 इज इक्वल टू A, यानी कि इस एलिमेंट को भी A से जुड़ा हुआ बताते थे, इस एलिमेंट को भी A से जुड़ा हुआ बताते थे, वैसे हम यहाँ कह रहे हैं कि ये वाला जो एलिमेंट है वो भी इस एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, और ये वाला जो एलिमेंट है वो भी इसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो भैया इसका मतलब हम वहाँ क्या कहते थे? वहाँ कहते थे fx1 इज इक्वल टू fx2 कहते थे, तो यहाँ कहेंगे ये x1 है और ये x2 है, तो यहाँ हम कहेंगे कि FC, D इज इक्वल टू FC, F। ठीक, ये कहेंगे। अब जरा ध्यान से देखो भैया, एक बात ये बताओ मुझे कि अगर FAB ये हो सकता है, यहाँ देखो हो क्या रहा है, FAB है, तो AB अगर BA बन सकता है तो सोचो CD उस हिसाब से क्या बनेगा? DC नहीं बन जाएगा क्या? और CF उस हिसाब से क्या बनेगा? FC बन जाएगा, बन जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, तुमने 11th के सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा कि भाई अगर ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है आ रहे हैं, अगर ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो उसका मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर होगा, यानी कि D बराबर हो जाएगा F के और C बराबर हो जाएगा C के। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब जरा ध्यान से ये बात देखो कि हुआ क्या। भाई मेरे को करना क्या था? मेरे को इस वाले ऑर्डर्ड पेयर यानी कि x1, इसको तो हम x1 कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? x2 कहते हैं। तो x1 और x2 को मुझे बराबर दिखाना था, तो हो तो गए वो बराबर। देखो कैसे हुए बराबर? अरे भैया C, D और C, F बराबर हो गए हैं। C, F कैसे हो गए हैं? बराबर। अब तुम कहोगे कैसे बराबर हो गए? अरे भैया C बराबर है C के, तुमने ही कहा यहाँ पे कि C के बराबर है, और D और F आपस में कैसे हैं? D और F आपस में बराबर हैं, तो जितना D की वैल्यू है उतना ही F की वैल्यू है, जितनी D की वैल्यू उतनी F की वैल्यू है, जितनी C की वैल्यू उतनी C की वैल्यू है, तो हो तो गए दोनों के दोनों बराबर। यानी कि इसका मतलब ये निकला कि C, D इज इक्वल टू C, F, यानी कि x1 इज इक्वल टू x2 हो गया, तो इसका मतलब F इज 1 हो गया। ठीक हो गई बात। अब आओ ऑन टू पर। ठीक है, अब ऑन टू के लिए हमारी अप्रोच क्या रहती है? भाई ऑन टू के लिए हमारी अप्रोच ये रहती थी, और केसों की अगर मैं बात करूं तो और केसों में हमारी अप्रोच क्या रहती थी? हम कहते थे y बिलोंग्स टू कोडोमेन सच दैट fx इज इक्वल टू y। समझो हम क्या लिखते थे? हम ये लिखते थे कि हम कोडोमेन का कोई एलिमेंट ले लेते थे y। फिलहाल मान लो कोडोमेन का मैंने कोई एलिमेंट ले लिया, मान लो मैंने कोडोमेन का एलिमेंट ले लिया FC ले लिया मैंने। ठीक है, जैसे यहाँ कोडोमेन का एलिमेंट y लेते थे, तो यहाँ इस वाले केस में मैंने कोडोमेन का कोई एलिमेंट ले लिया, मान लो ये ले लिया। अच्छा, इस एलिमेंट को, अच्छा एक बात है, f को तुम किससे जुड़ा हुआ बताते थे? x से। y को किससे जुड़ा हुआ बताते थे? x से जुड़ा हुआ बताते थे ना। तो जरा ध्यान से देखो, हमारे पास यहाँ x की जगह पे कौन है? ये भाई साहब हैं हमारे पास x की जगह पे। बात समझ में आ रही? तो जैसे वहां तुम y को x से जुड़ा हुआ बताते थे वैसे ही हम यहाँ पे इस वाले केस में FC को, इस वाले एलिमेंट को इससे जुड़ा हुआ बताएंगे, इससे जुड़ा हुआ। ठीक है, तो मैं कहूँगा इस वाले केस में कि लेट F, C बिलोंग्स टू कोडोमेन सच दैट कि F, C किससे जुड़ा हुआ है? यहाँ पर हम लिखते थे x लिखते थे ना, तो x हमारा कौन है? AB। ठीक, अच्छा, बट FAB किसके बराबर है? BA के बराबर है।
ठीक है। अच्छा यहाँ भी एफ ए बी, यहाँ भी एफ ए बी, तो इन दोनों को भी बराबर रख दो, एफ सी इज इक्वल टू बी ए। अच्छा यहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि एफ बराबर हो जाएगा बी के और सी बराबर हो जाएगा ए के, ये बात हमें यहाँ से पता चलती है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो भैया, वो फंक्शन लिखो जो तुमने सपोज करा था। तुमने सपोज करा था एफ ए बी इज इक्वल टू एफ सी, ये तो सपोज करा था तुमने, ये तो सपोज करा तुमने। तो यहाँ पर एक काम करो, ए की वैल्यू क्या आ रही, सी, और बी की वैल्यू क्या आ रही है, एफ, तो बी की जगह यहाँ पर क्या लिख दो, एफ, अरे यहाँ पर एफ सी ही रहने दो। ठीक है, अब जरा ध्यान से एक बात देखो, यहाँ पर वही बात कहो कि फॉर एवरी वाई। अब वाई हम यहाँ पे वाई की जगह पर हमारे पास क्या है, ये फॉर एवरी एफ सी बिलोंग्स टू कोडोमेन, फॉर एवरी एफ सी बिलोंग्स टू कोडोमेन सी कॉमा एफ बिलोंग करेगा कहाँ, डोमेन को। अब ये वाली बात चेक कर लो कि ये जो बात है वो सबके लिए ट्रू है कि नहीं है। देखो तुम कह रहे हो, पहले वो समझ लो, तुम कह रहे हो कि कोई ऑर्डर्ड पेयर जो कि एफ सी है, कोई ऑर्डर पेयर जो एफ सी है वो अगर कहाँ रहता है, कोडोमेन में रहता है, तो उसका उल्टा ऑर्डर्ड पेयर कहाँ होगा, डोमेन में होगा। तुम ये कह रहे हो बेसिकली, यानी कि एफ सी अगर डोमेन में है तो एफ सी अगर कोडोमेन में है तो सी एफ कहाँ होगा, डोमेन में होगा। ये बात तुम कह रहे हो, और ये बात तुम ये चेक करना चाह रहे हो कि क्या ये बात सबके लिए ट्रू है। भैया मेरे, इसीलिए मैंने ये बनाया था, देख लो हर एक के लिए बात ट्रू है। यानी कि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट ले लो, उसका उल्टा एलिमेंट तुम्हें यहाँ मिलेगा। जैसे मान लो ये ले लो डी बी, तो डी बी का उल्टा यहाँ है भाई, ठीक है, ई बी है, ई बी का उल्टा यहाँ है, बी एफ बी है, एफ बी का उल्टा भी यहाँ है। यानी कि हर एलिमेंट का उल्टा पेयर यहाँ है, यानी कि यहाँ का हर एक एलिमेंट यहाँ के किसी न किसी एलिमेंट से पेयर अप है, यानी कि जुड़ा हुआ है या एसोसिएट है। बात समझ में आ गई। यानी कि ये जो बात है कि एफ सी का उल्टा डोमेन में है, ये बात सबके लिए ट्रू है। तो इसका मतलब ये बात है कि ये सही है। तो इसका मतलब देयरफॉर एफ इज ऑन टू। हो गई बात क्लियर, बढ़ो भैया आगे। देखो बेटा अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास 9th वाला, एफ कोई फंक्शन है एन से एन में, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, और इस तरह से डिफाइन कर रखा है उसने। ठीक है, और एन कहाँ बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, यानी कि जो एन आएगा यहाँ पर, जो एन हम रखेंगे वो नेचुरल नंबर से ही होना चाहिए। ठीक है, कहता है स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव। कहता है चेक करिए कि ये जो फंक्शन उसने दिया है ये बाइजेक्टिव है कि नहीं है। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 on 2 है कि नहीं है। ठीक है, ये हमने चेक करके बताना है। तो देखो भैया ये है हमारे पास कहानी। ठीक हो गई कहानी। अच्छा, क्योंकि हमारे पास फंक्शन साइनम फंक्शन की फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, हम डिजिट का सहारा ले लेंगे। हम कहेंगे यहाँ पर कि भाई 4, कोई भी 2 नंबर ले लो, मान लो मैंने एक ले लिया मैंने 1 और एक ले लिया मैंने 2, बिलोंग्स टू डोमेन। यानी कि ये जो डोमेन है इसके मैंने 2 एलिमेंट ले लिए। ठीक है, अच्छा मैं इन दोनों एलिमेंटों को अब फंक्शन में रखना चाहता हूँ। ठीक होगी। अच्छा मैंने पहले f1 लिया तो 1 लिया तो अगर मैंने 1 लिया है तो इन दोनों में से फंक्शन कौन सा लूंगा मैं, अरे भैया 1 कैसा है, ऑड नंबर है ना, तो ऑड नंबर के लिए वाला फंक्शन लूंगा मैं। तो अगर मैंने 1 ले लिया है तो यहाँ पर आएगा 1 + 1/2, तो ये कैंसिल हो गया, 2/2 यानी कि क्या आ गया 1। तो इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि 1 की फ्रेंडशिप 1 से है। ठीक हो गई बात। अच्छा चलो ठीक है भाई, 2 लिया तो 2 अगर लिया है हमने तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, ये वाला लिया जाएगा, क्योंकि इवन नंबर है। 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए फंक्शन ये आएगा। तो 2/2 ये भी कैंसिल हो गया, तो ये भी आ गया 1। तो यहाँ पर उसके बाद थोड़ा सा चित्रकारी करो, कलाकारी करो। यहाँ पर फंक्शन लिख दो, यहाँ पर लिख दो n, यहाँ पर लिख दो n, और 1 की फ्रेंडशिप 1 से है, और भैया हुआ ये कि 2 की फ्रेंडशिप भी 1 से है। उसके बाद कुछ मत करना, उसके बाद सीधे लिख देना f इज नॉट 1 1। हो गई बात क्लियर, क्योंकि वो मैन ही 1 है भाई, 1 1 तो है ही नहीं। 1 1 में तो सबकी अपनी अपनी फ्रेंड होती हैं, है ना। ये है, यहाँ तो 2 जनों की एक ही फ्रेंड है। अच्छा तो भैया ये मैन ही 1 वाला केस है। ठीक है, अब आओ
ऑन टू पर। ऑन टू के लिए हमें यहाँ केस लगाना पड़ेगा, हमें केस फर्स्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। केस फर्स्ट में हम कह रहे हैं कि व्हेन n इज इवन, या ऑड ही ले लो, पहले ऑड दे रखा है तो ऑड ही ले लो, ठीक है। हम कह रहे हैं कि n कैसा है, ऑड है। तो अगर n ऑड है तो हमारे पास फंक्शन हो गया fx इज इक्वल टू सॉरी fn इज इक्वल टू n प्लस 1/2 हो गया, ठीक होगी बात। अच्छा, तो यहाँ पर कहो वही अपनी जो लाइन है, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन सच दैट fn इज इक्वल टू y, क्योंकि यहाँ पर n लेंगे ना, क्योंकि n दे रखा हमारे पास, तो n ही यहाँ पर लेंगे हम, ठीक है। तो हमने कहा कि y कहाँ रहता है, कोडोमेन में रहता है, और वो किस टाइप से है, वो इस टाइप से है कि y की फ्रेंडशिप n से है, ठीक है, या n की फ्रेंडशिप y से है। अच्छा भैया, यहाँ तक तो हो गया कहानी। अब यहाँ पर ये कहो कि बट fn इज इक्वल टू, तो n प्लस 1/2 था कि नहीं, ठीक है। तो तुमने यहाँ पर कहा कि fn इज इक्वल टू y, और फंक्शन उसने दे रखा था fn इज इक्वल टू n प्लस 1/2, यानी कि y को हम किसके बराबर रख देंगे, y को हम रख देंगे बराबर इसके, ठीक है। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा n प्लस 1/2। यहाँ x की जगह पे n आ रखा है, बस इतना डिफरेंस है। तो x की वैल्यू निकालते थे, यहाँ n की वैल्यू निकालनी, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो 2y, और 1 को यहाँ ले आओ, तो ये आ गई n की वैल्यू। नाउ वो फंक्शन लिखो जो तुमने सपोज करा था, वो फंक्शन ये था। यहाँ पर n की वैल्यू डाल दो, तो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू y। अब यहाँ पर कहो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन 2y माइनस 1 बिलोंग करेगा डोमेन को। तो हमने यहाँ पे ये बात सच चेक करनी है कि क्या ये बात सच है कि नहीं है। तो भाई ये है n, ये है n, ठीक हो गई बात। अच्छा, यहाँ का कोई एलिमेंट हमने ले लिया y, तो हम कह रहे हैं कि 2y माइनस 1 यहाँ होगा, तो कोई भी एलिमेंट ले लो n का, सॉरी इस वाले जो कोडोमेन है यहाँ पे y की कोई भी वैल्यू ले लो। मान लो मैंने पहले y की वैल्यू ले ली 1 ले ली मान लो, तो 1 को यहाँ पे रखो भैया, तो 2 इंटू 1, 2 ये देखो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, और 2 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा 1। 1 तो यहाँ होगा ना भाई, 1 को यहाँ होने में क्या दिक्कत आ रही है बताओ। मान लो मैंने y की वैल्यू 2 ले ली, तो 2 ले लूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, तो 2 2 जा 4, और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 3, तो 3 भी यहाँ होगा। अगर मैंने यहाँ का सपोज कर लो, मैं यहाँ पे 0 ले सकता हूँ, नहीं ले सकता क्योंकि n का ग्रुप है। अच्छा, मान लो मैंने यहाँ का 4 ले लिया, तो 4 ले लूँगा तो 4 यहाँ पर भी रखना पड़ेगा, तो 4 2 जा 8, 8 में से 1 माइनस करूँगा तो 7 बचेगा, वो भी यहाँ होगा। यानी कि यहाँ की सारी वैल्यू के लिए कोई ना कोई यहाँ पर है मौजूद, यानी कि ये जो बात है वो सच है। तो देयरफॉर f इज ऑन टू। हो गई बात क्लियर। देखो आगे, अब लगाओ केस सेकंड, क्योंकि तो हमने फर्स्ट केस किया था ना, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि व्हेन n इज इवन, पिछला वाला जो केस था वो ऑड के लिए था, ठीक है। अच्छा, ये ऑड के लिए था ना, तो ये इवन के लिए है। अच्छा, तो अब भाई हम ये कह रहे हैं कि fn हमारे पास इस बार आ जाएगा n/2, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन सच दैट fn इज इक्वल टू y, बट fn इज इक्वल टू तो n/2 था, ये था। अब देखो fn, तो यानी कि y इज इक्वल टू रख दो n/2, और यहाँ से n की वैल्यू निकाल दो, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 2y इज इक्वल टू n आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वो लिखो कि वो फंक्शन लिखो जो तुमने सपोज करा था fn इज इक्वल टू y, ये तो सपोज करा था हमने। fn की वैल्यू रखो, n की वैल्यू क्या है 2y इज इक्वल टू y। यहाँ पर कहो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन, 2y बिलोंग्स टू डोमेन। अब हमने ये बात चेक करनी है कि ये जो बात हम कह रहे हैं कि 2y डोमेन में होता है, 2y डोमेन में है, ये बात सबके लिए ट्रू है कि नहीं है, ठीक है। ये बात हमने चेक करनी है। तो भैया ज़रा ध्यान से ये देखिए कि ये है हमारा खाली पेपर, ठीक है।
ये आ जाइए और ये आ जाइए, ये था आपका n, ये था आपका n, ये था आपका फंक्शन। ठीक, यहाँ आपने कहा y है, y कहा आपने, और यहाँ आपने कहा 2y है। तो भैया देख लो, यहाँ अगर तुमने y की वैल्यू मान लो 2 ले ली, तो यहाँ पर भी 2 रखना पड़ेगा। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो 4 तो यहाँ होगा ना। 4 को यहाँ होने में क्या दिक्कत आ रही, क्या परेशानी हो रही है उसको यहाँ होने में। मान लो तुमने y की वैल्यू 1 ले ली, y की वैल्यू 1 से कम तो ले नहीं सकते हम, 0 तो ले नहीं पाएंगे क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो 1 अगर तुमने ले ली है तो यहाँ पर भी 1 रखना पड़ेगा, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो 2 भाई यहाँ पर तुम 1 ले रहे हो तो यहाँ पर भी 1 लिखोगे ना, तो 2 1 जा कितना आ रहा है 2, तो 2 तो यहाँ होने में क्या परेशानी है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ के हर एक y के लिए, हर एक y के लिए, चाहे तुम y की कोई भी वैल्यू ले लो, सारी y की वैल्यू के लिए यहाँ कुछ ना कुछ है। ठीक, इसका मतलब ये जो बात है वो सही है। और अगर ये बात सही है तो इसका मतलब ये हो गया कि f इज ऑन टू। हो गई बात क्लियर। अच्छा देखो बेटा, अगला बेटा हमारे पास ये है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। कहता है कि जो a है, a कोई सेट है और a किसके बराबर है, r के बराबर ही है, लेकिन r में क्या नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। यानी कि देखा जाए तो a एक ऐसा सेट है जिसमें r के सारे एलिमेंट आते हैं, बस 3 नहीं आता। ठीक है, और b एक ऐसा सेट है जो r के बराबर ही है लेकिन उस r में 1 नहीं है। यानी कि b में देखा जाए तो सब कुछ है, जो r में है वही b में है, बस क्या नहीं है, 1 नहीं है। ठीक है, तो कंसिडर द फंक्शन f सच दैट a टू बी डिफाइंड बाय, ऐसा डिफाइंड है, इज f11 और ऑन टू। हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि यह f11 ऑन टू है कि नहीं है। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर मैंने लिख दिया है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ ये हो रही है कि नीचे वाला हमारा जो नीचे वाला पेज है ना हमारा, वो भी हमारे पास दिख रहा है, उसके वजह से थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारे पास भैया, ये है हमारे पास सारी की सारी कहानी। ए हमारे पास ये है, बी हमारे ये है। तो भाई क्या करो, लेट x1 x2 कॉमा बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट fx1 इज इक्वल टू ए एंड fx2 इज इक्वल टू ए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि fx1 और fx2 बराबर हैं। तुमने जो कहा वो देखो बेटा, शुरुआत से मैं कह रहा हूँ, जो कह रहे हैं हम वो ये कह रहे हैं, ये कोई फंक्शन है, ये है तुम्हारा a, ये है तुम्हारा b। तुमने कहा x1 की फ्रेंडशिप भी a से है और x2 की फ्रेंडशिप भी a से है, यही तो बात बोली हमने इसमें, इस सारी बात का ये तो मतलब निकला। तो भैया जरा ध्यान से देखो, fx1 की वैल्यू ये है fx, तो fx1 की वैल्यू अगर निकालोगे तो क्या निकलेगी, x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल टू fx2 की वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो x1 माइनस 2 की मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इस सारे की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी ना, और इस सारे की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी। तो x2 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 तो वैसे रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई वहाँ हो जाएगी x1 माइनस 3। ठीक, अच्छा अब जरा ध्यान से देखो भाई, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो x1 x2 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 3x1 हो जाएगा। ठीक है, और देखो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो माइनस 2x2 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करो x2 x1, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो माइनस 3x2, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो माइनस 2x1, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक, तो कैंसिलेशन लगाओ भाई फटाफट फटाफट। देखो कैंसिलेशन में बेटा यहाँ 6 है तो वहाँ भी 6 है प्लस का, तो इज इक्वल टू के इधर भी ये और वहाँ भी सेम साइन है तो कैंसिल हो जाएगा। x1 x2 भी देखो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास बचा 3x1 माइनस 2x2, और यहाँ बचा हमारे पास माइनस 3x2 और माइनस 2x1 ये बचा। अब एक काम करो, x1 को एक तरफ कर दो, तो मैं यहाँ पे x1 तो है ही हमारे पास, यहाँ से x1 ये है x1, इस x1 को भी इधर ही ला रहा हूँ तो 2x1। अच्छा वहाँ कौन रह गया था, 3x2 रह गया था, यहाँ से x2 वाली वैल्यू को भी यहीं ले आया मैं, 2x2। ठीक है, अच्छा ये दोनों के दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो माइनस का x1 बचेगा, और ये दोनों के दोनों सॉल्व होंगे तो माइनस का x2 बचेगा। माइनस से माइनस भी गया, अरे माइनस गया रे भाई, तो बचा क्या, x1 इज इक्वल टू x2 बच गया, और जिसका मतलब है कि f इज 1 1। ठीक हो गई बात। अच्छा अब आओ भैया
ऑन टू पर लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन such that fx is equal to y, but fx is equal to तो किसके बराबर था, इसके बराबर था x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री के बराबर था। तो fx है तो ये भी बराबर हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू निकालनी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो y एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, मल्टीप्लाई करोगे तो y एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। अब जहाँ जहाँ तुम्हारा x आ रहा है, जिन जिन टर्म में तुम्हारा x है उनको एक तरफ कर दो, तो y x को यहीं रख दिया और इस x को भी उठा के यहीं ले आया मैं, ठीक है, वहाँ था माइनस का 2 और इस 3y को उठा के वहाँ ले गए, ठीक है। इसमें x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, y माइनस वन बचेगा और वहाँ हो जाएगा तुम्हारा 3y माइनस टू हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। अच्छा, x की वैल्यू निकालनी है तो 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन, ये आ गई तुम्हारे x की वैल्यू। नाउ fx इज इक्वल टू था y, जो फंक्शन तुमने सपोज किया था। x की वैल्यू रखें तो x की वैल्यू ये है 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन इज इक्वल टू y। अब लिखो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन y कहाँ रहता है, कोडोमेन में, तो 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन कहाँ होगा, डोमेन में होगा कि नहीं होगा, ये चेक करना हमने, ठीक। हम श्योर नहीं है कि ऐसा कोई एलिमेंट डोमेन में है कि नहीं है, हमें पता नहीं, हमें चेक करना है। देखो ये था तुम्हारा फंक्शन, ये था a, ये था b, तुम कह रहे हो यहाँ y रहता है और यहाँ कौन रहता है, 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन रहता है, तो y की कोई भी वैल्यू ले लो भाई, ठीक है। एक बात थोड़ा ध्यान रखना कि y की वैल्यू तुम 1 नहीं ले सकते, यहाँ तुम y की वैल्यू 1 नहीं ले सकते, क्योंकि उसने शुरुआत में कह दिया था कि b में सब कुछ है लेकिन 1 नहीं है, b में सारे एलिमेंट हैं r के लेकिन 1 नहीं है, तो यहाँ 1 नहीं ले सकते तुम, ठीक है। मान लो मैंने y की वैल्यू 2 ले ली, तो देखो जरा 2 अगर मैंने ले ली है तो 3y की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 माइनस टू अपॉन 2 माइनस वन, ये y है ना, तो 2 माइनस वन, तो कितना आ रहा है इसे सॉल्व करोगे, 3 टू द 6, 6 में से 2 माइनस करोगे 4 और 4 अपॉन 1, तो 4 अपॉन 1 तो यहाँ होगा ना भाई। a में कौन नहीं है, a में सब कुछ है, बस a में 3 नहीं है, तो यहाँ 3 नहीं है, 3 नहीं होगा यहाँ, और यहाँ 1 नहीं होगा, ठीक है। तो तुम्हारा तो आंसर 4 आ रहा ना, तो 4 तो होगा यहाँ। तो वैसे तुम कोई भी वैल्यू ले लोगे उसके लिए इस टाइप का कोई वैल्यू a में होगा, ठीक। तो यानी कि ये बात क्या है, सबके लिए ट्रू है ये बात, ये बात एक आध के लिए ट्रू नहीं है, सबके लिए ट्रू है। तो इसका मतलब ये निकाला हमने कि f इज ऑन टू, f कैसा है, ऑन टू है, क्योंकि यहाँ कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, सारे के सारे एलिमेंट यहाँ के भरे हैं। तुम y की कोई भी वैल्यू ले लो, हर वैल्यू के लिए यहाँ कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। अच्छा देखो बेटा, भैया जैसे कि इस बार बात हुई है कि MCQ का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ना, MCQ वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए हैं, ठीक है। तो भैया कह रहा है 11th में कि लेट f कोई फंक्शन है r से r में जो कि ऐसे डिफाइन करा हुआ है, तो कह रहा है इनमें से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो हमने चेक करना पड़ेगा भाई जो f है वो 1 1 ऑन 2 है कि नहीं है, ये हो सकता है मैनी 1 ऑन 2 है ना, या फिर देखते हैं क्या होता है। तो भैया ज़रा ध्यान से देखो, ये हमारे पास कहाँ है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिखने के लिए ऐसे भी तो लिख सकता था, एक्स स्क्वायर की होल पावर 2 भी तो लिख सकता हूँ। तो भैया ज़रा ध्यान से देखो, डिजिट का सहारा ले लो, ठीक है। 4 मैंने ज़्यादा बड़े नंबर लो, 2 कॉमा माइनस 2 ले लिया, जो कि कहाँ रहते हैं, डोमेन में, डोमेन के, यानी कि ये जो डोमेन है इसके मैंने 2 नंबर ले लिए, ऐसे 2 नंबर, ठीक है। अच्छा x हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, f2 अगर ले रहे हैं हम तो क्या हो जाएगा, 2 के स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 और 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 16, ठीक। अच्छा अगर हम f माइनस 2 ले लें तो माइनस 2 ले लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर, तो माइनस 2 के स्क्वायर का स्क्वायर, तो माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। तो बस हो गया तुम्हारा काम। देखो ऐसे बनाओ, ये तुम्हारा हो गया f, ये हो गया तुम्हारा r, ये हो गया तुम्हारा r। भाई यहाँ तुमने ले लिया 2,
2 की फ्रेंडशिप किससे में निकली? 16 से, और -2 की फ्रेंडशिप भी किससे निकली? 16 से। ठीक है, तो देखो भाई इसका मतलब ये हो गया कि f इज नॉट 1 1, f क्या है? 1 1 नहीं है। ठीक है, अच्छा 1 1 तो नहीं है, ऑन टू के बारे में पता लगाओ। लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन सच दैट fx इज इक्वल टू y, बट fx इज इक्वल टू, तो उसने x की पावर 4 दिया था। ठीक है, तो भैया y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x की पावर 4 आ जाएगा। यहाँ से y x की वैल्यू अगर निकालोगे तो y की पावर क्या आ जाएगी? 1/4 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से पावर हटती है तो वहाँ 1/, में चल जाती है। अच्छा ये आ गया तुम्हारा। अब वो लिखो fx जो तुमने फंक्शन सपोज करा था वो लिखो। ठीक है, अच्छा वो फंक्शन जब लिख दिया है तो x की वैल्यू डालो। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रही है? y की पावर 1/4 इज इक्वल टू y। अब लिखो वही अपना जो डायलॉग है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन y की पावर 1/4 बिलोंग्स टू डोमेन। अब हमने ये चेक करना है कि ये बात सबके लिए ट्रू है कि नहीं है। ठीक है, और ये चेक करना कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। ठीक है, ये बनाओ 2 गोले, ये है तुम्हारा f, तुम कह रहे हो यहाँ y रहता है और यहाँ कौन रहता है? y की पावर 1/4 रहता है। ठीक, y की पावर 1/4 को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, y की 4th रूट लिख सकते हैं। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो भैया, तुम्हारे पास ग्रुप है r का, तो ये भी r आएगा। तो y की वैल्यू अगर मैंने -2 ले ली तो क्या होगा? तो हंगामा हो जाएगा। देखो कैसे, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें क्या रखना पड़ेगा? -2 रखना पड़ेगा, यहाँ पे 4th रूट का साइन लगाना पड़ेगा। और ऐसे नंबर रियल नंबर में नहीं होते, क्योंकि रूट के अंदर अगर माइनस साइन आ जाता है तो वो कैसे हैं? इमेजिनरी नंबर हैं। ठीक है, तो भैया ये तो गया, यानी कि यहाँ के कुछ वैल्यू हैं जिनके लिए यहाँ कोई वैल्यू है ही नहीं। -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, उनके लिए कोई वैल्यू है ही नहीं, यानी कि ये बात सबके लिए ट्रू नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि f इज नॉट ऑन टू। तो f कैसा है? f 1 1 भी नहीं है, 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो भैया देखो कौन सा हमारा सही होगा, देखो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। f इज 1 1, ये तो है ही नहीं, f इज 1 1 ये भी नहीं है, f इज मैनी 1। अब जरा ध्यान से देखो, मैनी 1 ऑन टू, मैनी 1 तो है हमारा केस, क्योंकि जरा ध्यान से देखो हमारा 1 1 नहीं है, तो 1 1 नहीं है इसका मतलब मैनी 1 है। तो मैनी 1 तो है हमारा, लेकिन वो कह रहा है कि ऑन टू है, जबकि हम तो कह रहे हैं ऑन टू नहीं है हमारा, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। तो f इज नाइदर 1 1, ना तो f 1 1 है और ना ही वो ऑन टू है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा अब देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन वैसे मैं सोच रहा था तुम्हारे लिए छोड़ दूँ इसे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो r से r में है और यहाँ हमें कुछ थोड़ा सा नया सीखने को मिलेगा इस वाले में। देखो r से r में है और फंक्शन इस टाइप से है। ठीक है, तो कहता है कि चूज करिए। अरे भाई इसमें एक ऐसा काम करो ना, देखो क्या काम करो इसमें, ये है इसमें तुम सीधा ले लो भाई, क्योंकि लेट x1 x2 belongs to domain such that fx1 is equal to a और fx2 is equal to भी a, यानी कि इसका मतलब हुआ कि fx1 is equal to fx2 हो गया। अच्छा अगर fx1 की वैल्यू निकालें तो fx1 की वैल्यू क्या निकलेगी हमारी? 3x1 और fx2 की वैल्यू क्या निकलेगी? 3x2। इससे कैंसिल हो गया, तो x1 is equal to x2 हो गया। इसका मतलब फंक्शन कैसा है? 1 1 है, f इज 1 1। लेकिन दूसरे वाले में काम करो, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन सच दैट fx इज इक्वल टू y, बट fx इज इक्वल टू क्या था? 3x था, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? 3x, तो y/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। नाउ fx इज इक्वल टू किसके था? y के सपोज करा था हमने, तो x की वैल्यू रखो तो y/3 इज इक्वल टू y। ठीक है, फिर यहाँ पर कहो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन y/3 बिलोंग्स टू डोमेन, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अरे भैया r का ग्रुप है, वो किसका ग्रुप दे रखा उसने? r का ग्रुप दे रखा हमारे पास, और ये जो हमारे पास आ रहा है नॉर्मल चीज़ें हैं, y/3 तो नॉर्मल बात है। इसका मतलब ये बात क्या है? सबके लिए ट्रू है। इसका मतलब फंक्शन कैसा है? f इज ऑन टू,
फंक्शन कैसा है, ऑन टू। अब ऑन टू भी है और 1 1 भी है, ठीक है। तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है, एफ इज 1 1 ऑन टू। पहला वाला पार्ट हमारा क्या है, सही है भाई साहब। ये रहा आपका पेन, ये रहा आपका रेड कलर का पेन, और ये रहा रेड कलर का पेन का कैप, ठीक है। कल मिलते हैं।